नमस्कार। और पांकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे थैंक यू। साथ को होस्ट कर रहे हो। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम गपशप में। हम हर बार ये प्रोग्राम करते हैं वेडनेसडे को, संडे को, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें एक इंसान को और जोड़ा जाए और साथ में को होस्ट की जाए। तो आज हमारे बीच हैं पांकी कश्यप जी। आप आसाम से हैं और आप फिल्म और थिएटर एक्ट्रेस हैं, और आपने बहुत सारे लोगों के साथ असम में, असमीज़ में, हिंदी में नाटक किया और कुछ नाटक डायरेक्ट भी किए हैं, और आप लगातार थिएटर करते रहते हैं। तो अब असम भी, और जैसे कि आज मैं इलाहाबाद में हूँ, तो असम, इलाहाबाद और दादा दिल्ली में है। तो पंकज जी, आप बताएं कि आज हमारे गेस्ट कौन हैं? जी, नमस्कार और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अ, मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, ऐसे एक प्रोग्राम में मुझे जॉइन होने के लिए मौका देने के लिए। तो मैं फिर से आप सभी को आज के गपशप में स्वागत करती हूँ और आज जो हमारे बीच गेस्ट है वो है अजय कुमार जी। वो एक जाने-माने बहुत ही मशहूर फ़िल्म एक्टर है, थिएटर एक्टर है और साथ ही साथ वो डायरेक्टर है, राइटर है, म्यूज़िक कंपोज़र है और दादा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास्ड आउट है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड से भी उनको नवाजा गया है 2008 में। और ऐसे ही बहुत सारे बातें हैं उनके थिएटर एक्सपीरियंस, उनके थिएटर जर्नी, ये सब उनके साथ गपशप करते-करते शुरू करते हैं। तो उनको हम स्वागत करते हैं दादा को। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार दादा। नमस्ते, नमस्ते। जी, तो आज हम गपशप शुरू करने जा रहे हैं। आप जैसे ही एक इतने सिंगर भी है, म्यूजिक कंपोजर है, तो क्यों ना हम कुछ गणेश वंदना या फिर ऐसे कुछ गीत से हम शुरुआत करें आज की गपशप। बढ़िया। तो चलिए, आपने गणेश वंदना कहा तो गणेश वंदना शुरू करते हैं और फिर दर्शक वंदना भी एक कर लेंगे। और वो गाना जो मैं हमेशा, जिस नाटक के लिए मैं बहुत, क्या कहूँ उसको, कि वो नाटक बहुत पॉपुलर हुआ, उसकी वजह से मैं जाना गया, उस नाटक का भी एक गाना दोनों को मिलाते हैं। तो गणेश वंदना से शुरू करते हैं, मजा आएगा। हमारी परंपरा भी देव वंदना, फिर दर्शक वंदना, पूर्व रंग, और फिर वो रंग दर्शकों के सामने। गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, शंकर सुवर्ण भवानी नंदन, शंकर सुवर्ण भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गाइए गणपति जगवंदन। तो धीरे धीरे रे मनो, और धीरे सब कुछ हो, माली सीते सौघड़ा, ऋतु आवे फल हो, नाम लेते तेरा करते हैं शुरू, रख ले लाजे गुरु, रख ले लाजे गुरु, नाम लेते तेरा। तो माटी कहे तुम्हारे से, वो रूंढे अरे इस दिन ऐसा आएगा, मैं रूंढूंगी तो नाम लेते तेरा करते हैं शुरू, रख ले लाजे गुरु,
रख लाज गुरु नाम लेके तेरा। क्या बात है दादा। मतलब ये नाटक ने इतना बड़ा प्रभाव डाला था, मुझ पे तो प्रभाव डाला था। हमने अंतर्मुख में देखा था आपका प्ले बड़ा भांड तो बड़ा भांड, और इतना कमाल का प्ले है वो। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मतलब आप बैठे हो इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, मैं उससे प्रभावित हुआ हूँ, बहुत प्रभावित हुआ हूँ। कि मतलब ये नहीं कि मतलब मेरे सीनियर है और मेरे दादा है इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ। वो इतना अच्छा लगा था हमेशा कि मतलब उसमें क्या नहीं है, मतलब म्यूजिक भी है, एक्टर भी है, परफॉर्मेंस भी है, मतलब कमाल का प्ले है वो। मतलब जैसे अगर मैं घासीराम कोतवाल की बात कहूँ तो उस तरह का पूरा फॉर्मेट वाला प्ले है वो, जिसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो एक्चुअली बहुत अच्छा प्ले था जी। कथा गायन वाचन एक तरीके से अपने आप में, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, इसलिए नहीं बोलता हूँ कि ये फॉर्म मैं कर रहा हूँ या मैं, मेरा ये नाटक बहुत पॉपुलर है इसलिए। एक्चुअली कथा गायन वाचन की विशेषता ये है कि एक अभिनेता अपने पूरे वजूद के साथ वहां लगा होता है, और रंगमंच की सारी जो प्रक्रियाएं हैं या रंगमंच के जितने सारे एसेट हैं जो हम सीखते हैं, गाना बजाना नाचना बोलना, कथा गायन वाचन की इस प्रक्रिया में वो सारे गुण विद्यमान है। आपको सब लेकर के दर्शकों के सामने आना पड़ता है। कथा गायन वाचन वैसे ट्रेडिशनल फॉर्म में बैठ के गाना या कथा कहानी सुनाना, और जैसे आपने पांडवानी देखा होगा, यक्षगान देखा होगा, विदेशिया देखा होगा, सिर्फ सूत्रधार लंबी कहानियां सुनाता है। लेकिन चूंकि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षित था और मैं एक मूलतः अभिनेता था जो कथा गायन वाचन की परंपरा से नहीं आता, तो मैंने सोचा कि यार इसको थोड़ा सा क्यों एक्सटेंशन दिया जाए। इसमें अभिनय पक्ष जो छूट जाता है कई बार कथा गायन वाचन में, जो रहता तो है लेकिन उस मात्रा में नहीं रहता जिस मात्रा में एक अभिनेता, अगर एक प्रशिक्षित अभिनेता हो जो उसकी मात्रा थोड़ा बढ़ा सके। तो मैंने इस एलिमेंट को डाला और अपने तरीके से कथा गायन वाचन को करने की कोशिश की। और मैं गोविंद सौभाग्यशाली हूं, मैं ये कहूंगा कि कथा गायन वाचन ने मुझे अपना लिया, और मैं इतना लकी रहा, इतना सौभाग्यशाली रहा कि उस विधा में मैं कब मर्ज कर गया, मेरी अभिनय क्षमता कब उस तरफ चली गई और उन्होंने आत्मसात कर लिया उस विधा ने मुझे, तो ये हो गया। और ये कैसे हुआ, ये बस कर करके हो गया। मुझे भी आज पूछोगे कैसे हुआ तो मेरे लिए भी आश्चर्य है कि मैं कैसे किया मैंने, बस मैं लगा रहता था लगा रहता था। तो जो तुम बोल रहे हो कि सारी चीजें उसमें देखने को है कि आदमी नाच भी रहा है, गा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो जो कुछ मैं कर सकता था और अभी भी जो कुछ कर सकता हूँ कथा गायन वाचन को आगे बढ़ाने के लिए, ये मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी आप लोगों को ये पसंद आ रहा है, आप लोग इतना सराह रहे हैं, अभी तक 300 से ऊपर शो हो चुके, तो ये मैं सारस से कथा गायन वाचन को, विजय दान देथा जी को और आप दर्शकों को दूंगा। मेरा क्या है, मैं करता हूँ, फल देने वाले आप लोग हैं, आप दर्शक जो हैं आप जो चाहें। बताओ। तो दादा, हम जानना चाहते हैं आपका थिएटर जर्नी, मतलब आप थिएटर में कैसे इंटरेस्टेड हुए, या फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई है जो थिएटर बैकग्राउंड से है, ऐसे कोई है, या फिर कैसे आप मतलब डिसाइड किया कि आपको थिएटर करना है या फिर थिएटर में आना है, ये जानना चाहेंगे। ये कई बार ये सवाल मुझसे किया गया और ये बहुत ही मेरी जिंदगी में एक नाटकीय घटना है। नाटक करने के लिए नाटकीय घटना घटी जिसकी वजह से मैं नाटक आया तो घटना ये रही कि घर में कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो बहुत बाद में जाकर के मुझे कई वर्षों बाद ये पता चला, जब मेरे माता पिता ने भी मेरा नाटक देख लिया, तब कभी पता चला कि पिताजी गांव में कभी रामलीला करते थे बहुत पहले, या मेरी माँ तबला बजाती थी, ये मुझे वर्षों बाद पता चला। तो थोड़ा कहीं ना कहीं अंश वो था गाने बजाने का, भी मुझे पता ही नहीं था। मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी जब 10-15 साल बाद मुझे बात पता चली, जब लोगों ने नाटक मेरा देखा घर वालों ने, तो मम्मी पापा ने मुझे बताया कि अरे हम भी ऐसा करते थे कभी। लेकिन नाटकीय घटना क्या है कि प्रेमचंद रंगशाला है पटना में, और ये कहानी मैं हर बार सुनाता हूँ। और संजय उपाध्याय जो है, जो मेरे पहले गुरु रहे हैं, अभी भी उनसे सीखता रहता हूँ। तो ये लोग विदेशिया नाटक करते थे और हम लोग उसी कैंपस में खेलते थे। उस समय मैं 9th या 10th में था, हाँ 9th 10th में था। तो खेलते रहते थे और जब शाम होती थी ये लोग खूब गाना बजाना करते थे। तो जंगला था, खिड़की, बहुत बड़ा हॉल था, उसमें जंगले लगे थे। तो हम सारे बच्चे वहां बैठ जाते थे और बैठ के खिड़की से विदेशिया देखा करते थे। अब ऑब्वियसली बच्चे हैं और कॉमेडी भी होता था उस नाटक में, बहुत हम लोग हंसते थे, कई बार उनको डिस्टर्ब होता था, कई बार हम लोग हल्ला गुल्ला करते थे, हमें भगा दिया जाता था। एक चौकीदार था, वो डंडे लेके आता था और भगाता था उस जंगले पर से हम लोगों को, भागो यहाँ से रिहर्सल करने के टाइम। अब ये रोज की प्रक्रिया हो गई। एक दिन क्या हुआ,
कोरस उल्टी बैठी, मतलब जंगला जहां है वहीं पे संजय भैया बैठे, जो कि उस तरफ बैठ के चैनल था, इस तरफ बैठे, और सामने वो नाटक चल रहा था, रिहर्सल हो रही थी। तो हम जंगले, पता नहीं वो कैसे उस दिन हुआ, जंगले में ठीक पीछे संजय भैया के मैं खिड़की पे लटक के बैठा हुआ था चुपचाप और नाटक देख रहा था, और हल्ला गुल्ला कुछ तो चल रहा था। अचानक उन्होंने शांत करने के लिए ऐसे पलटे, और मैं पीछे था, और उन्होंने अचानक ऐसे ही पटनैया में अपना बोले, क्या रे नाटक करेगा, रे करेगा नाटक? तो मेरे मुंह से निकला कि हाँ करेंगे भैया। तो बोले काम करो अंदर। तो मैंने जंगला छोड़ा और प्रेमचंद रंगशाला का एक लोहे का दरवाजा था, उसके अंदर चला गया। बस इतनी सी घटना हुई, और उस दिन के अंदर गया प्रेमचंद रंगशाला से, तो आज तक मैं प्रेमचंद रंगशाला से बाहर नहीं निकल पाया। नाटक शुरू हो गया मेरा, और वो छोटी सी घटना, नाटक करेगा रे? हाँ जी करेंगे। कुछ नहीं पता क्या करना है नहीं करना है, अंदर आओ। अंदर गया, और आज 30 साल हो गए। 30 साल से मैं उस दरवाजे से बाहर ना मैं निकलना चाहता, मैंने ताला चाबी बंद करके फेंक दिया। फिर निर्माण कला मंच में मैं 7 सालों तक रहा, 7-8 सालों तक लगातार बहुत सारे नाटक किए, संजय भैया के साथ सीखता रहा, क्योंकि सारे नाटक म्यूजिकल होते थे ज्यादा। तो खड़िया का घेरा, विदेशिया, ठीक है ना, बकरी, बड़ा नाटकिया कौन, मतलब सारे नाटक होते चले गए, और मैं उनका हिस्सा होता चला गया। धीरे धीरे जिस नाटक को देखने के लिए मैं जंगले पे था और जंगले से अंदर गया था, उसी नाटक में एक मुख्य भूमिका है दोस्त की। 2 कैरेक्टर है, विदेशी और उसका दोस्त, जिससे वो नाटक भागता है बाद में। ये मेरा सौभाग्य रहा कि जिस नाटक के कारण अंदर गया था, उसी नाटक के उस दोस्त का रोल मुझे मिला, और मैंने कम से कम 70-80 शो किए उससे। और मैं फिर आगे आगे गाता था, जो मुझे कुछ पता नहीं था, फिर सीखता चला गया। तो ये रही जर्नी निर्माण कला मंच की। और वहां ये पटना में ये सब चलता रहा, पटना में ये सब चल ही रहा था। फिर एक दिन अचानक हुआ कि हमें कुछ नहीं पता था बाहर क्या जाना है क्या करना है। और मेरे माँ बाप मुझे, हम देखिए बिहार में या यूपी में जब हम पढ़ाई करते हैं, नाटक नहीं कर रहे होते, उसके पहले या तो आप बैंक की नौकरी का फॉर्म भर रहे होते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, और सरकारी दफ्तरों में नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, और फॉर्म और डाकिए का, क्लर्क का, वो सब फॉर्म भरते आते हैं, वो भर भर क्या भेजते हैं कहीं एम्प्लॉयमेंट हो जाए। उसी क्रम में हुआ कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ऐसा दिमाग में आया। तो मेरा इंटरमीडिएट बायो से, बायोलॉजी से मैंने इंटरमीडिएट किया और कोचिंग शुरू की। उस समय मेरे पिताजी की तनख्वाह 3,500 रुपये थी 1 महीने की, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके 3,500 रुपये 6 महीने का एक कोचिंग था, जिसमें मेडिकल की तैयारी करवाई जाती, और वहां मेरा एडमिशन करवा दिया गया। लेकिन ठीक उसी समय जब कोचिंग शुरू हुआ था, वो जंगले से मैं अंदर जा चुका था। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स कुछ मुझे समझ में आ नहीं रहा है, तो मामला गड़बड़ चल रहा है। पढ़ने में तेज था, लेकिन मैं मन नहीं लग रहा, पढ़ूंगा नहीं। तो मैं कोचिंग से भाग करके, पास में जबकि कोचिंग है इस तरफ, और दाई तरफ रिहर्सल हो रहा है, बाई तरफ कोचिंग है, मैं 1 किलोमीटर घूम के बस्ता लेकर के पहुंच जाता था रिहर्सल में, और वहां रिहर्सल करता था। फिर 1 किलोमीटर घूम करके वापस घर आता था और बताता था कि मैं आ गया पढ़। एक दिन मेरा एक दोस्त, ऐसा 3 महीने चला, एक दिन मेरा एक दोस्त घर पे आया और बोला कि अजय है क्या घर पे? मैंने बोला नहीं, वो तो कोचिंग गया है। बोला कोचिंग गया? वो तो 3 महीने से कोचिंग में गया है। और मैं रिहर्सल कर रहा था, पकड़ा गया। मैं आया बस्ता वस्ता लेके, पापा ने पूछा क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई सब सही चल रही? मैंने कहा हाँ जी। कैसा, बढ़िया? हाँ बहुत बढ़िया। बोला हाँ तुम्हारा दोस्त आया था, पूछ रहा था कि अजय कहाँ है। मैंने कहा कौन दोस्त आया है? बोला आया था। नाम बताओ, दोस्त का नाम भी याद नहीं, कोचिंग का दोस्त बना था उस 3 महीनों के लिए। तो बोला आया, उसने पूछा तो तुम तो 3 महीने से कोचिंग में नहीं गए हो। अब मैं पकड़ा, तो मैंने बस्ते वस्ते रख दिए, और मुझे लगा कि बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। लेकिन मेरे माता पिता, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे माता पिता मुझे मिले। उन्होंने कहा कि अगर तू यही करना चाहता है और नहीं जा रहा है तो झूठ क्यों बोल रहा है। और 3,500 रुपये इसमें बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन इन लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तू ये करना चाहता है तो आज के बाद तू यही करेगा और दिन रात यही करेगा, फिर दूसरी चीज मत कर। तो कोचिंग छोड़ा, पैसे का लॉस हुआ, फिर दिन भर नाटक करना चलता रहा निर्माण कला मंच में। और फिर मेरी यात्रा शुरू हो गई। घर वाले भी मदद करते थे, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। दिन वहां से मैं पटना से जब आगे निकला तो मैं चला गया रंग विदूषक। वहां 2-3 लोगों की जरूरत थी जो गाते बजाते हो, नाचते हो, सब कुछ करते हो। रंग विदूषक में फिर 1 साल रहा वहां बंसीदा के यहाँ। और बंसीदा के यहाँ जाके दूसरी दुनिया मुझे दिखाई दी रंगमंच की, वो फिजिकल थिएटर और सब, जो कहीं जहन में नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता होगा। फिर वहां साल भर रहने के बाद फिर वापस पटना आया, फिर वहां थिएटर करता रहा। और इस तरीके से करते करते जब 97 में हमें पता चला कि यार, मतलब इंटरमीडिएट कर रहे थे उसी समय, 2 साल पहले पता चला कि आपको नेशनल स्टेज ड्रामा में जा सकते हैं, आप भर सकते हैं। तो क्या करना होगा? उन्होंने बोला ग्रेजुएशन करना होगा, 6-7 नाटक करने होते हैं।
आप बिलीव नहीं करेंगे, इंटरमीडिएट के बाद शायद मैं पढ़ाई छोड़ देता, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन सिर्फ किया इसलिए। और मेरे साथ आसिफ हुसैन साहब, आसिफ भाई हमारे सीनियर है एक साल, उन्होंने और मैंने एडमिशन ही कॉलेज में सिर्फ इसलिए लिया कि हमें ग्रेजुएशन करना है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनना है, उसके लिए पढ़ाई की। और कॉलेज नहीं जाते थे, बिल्कुल नहीं जाते थे, पढ़ने लिखने मन नहीं लगता था, सिर्फ अटेंडेंस लगाया नहीं लगाया वो भी फ्रॉडगिरी करते थे, आ जाते थे। और 3 साल फिर नाटक करते रहे लगातार पटना में ही, यानी रंग दिशा के बाद वापस लौटने के बाद फिर 3 साल, 2-3 साल। उसके बाद 97 में अप्लाई किया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, 96 में, पर मेरा नहीं हुआ। 95 96 हाँ 95 में नहीं हुआ, तो 96 का सेशन आ गया था, मैं फिर थिएटर करता रहा। 97 में मेरा एनएससी में सिलेक्शन हुआ। उस साल आसिफ भाई का हो गया था, आसिफ भाई 1 साल सीनियर हो गया मेरे से, तो यहाँ तक पहुंचा। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद मेरी यात्रा सबको पता है, तो 3 साल तो सबको पता है क्या होता है। तो ऐसे करके मैं नाटक में आया, न मैं मेरे घर में कोई बैकग्राउंड था न कुछ था। और वहां तो आप बिलीव करें उस समय, अब तो थोड़ी स्थिति सुधर गई, सोशल मीडिया आ गई है, बहुत सारी चीजें, टीवी फलाना ढिमका, तो लोग दिख जाते हैं तो लोगों को लगता है कुछ कर रहा है। उस समय सिंपल एक ही सवाल था, बेटा काम क्या करते हो? नाटक तो करते हो। और नाटक करने का मतलब है लड़का बर्बाद हो गया, हाथ से निकल गया, अब इसको कोई मतलब मोहल्ले में जो क्लर्क है ना, किसी को क्लर्क की नौकरी लग गई, चपरासी लग गया ना, वो मेरे से ज्यादा स्टेटस पाना, उसको ज्यादा इज्जत मिलती थी। देखो उसका लड़का सेट हो गया है ना, अब रिटायर होगा तो पेंशन भी मिलेगा, आज चपरासी कल क्लर्क बनेगा, कल बड़ा बाबू हो जाएगा, तुम क्या कर रहे हो, नाटक करके क्या कर लेंगे? तो ये वाला आलम था। और वो बहुत सालों तक रहा, मैं बता रहा हूँ, अभी 2000 तक की बात बता रहा हूँ, 2002 तक मैं जाता था, पटरी में था, पैसे कमाता था। उसके बाद भी लोग पूछते थे नाटक तो करते हो, काम क्या करते हो? मुझे ये नहीं लगता था कि नाटक करके भी मैं रोजी रोटी कमा सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ। और मैं वैसे ही बहुत गरीब घर से था, एक ऐसे घर से था जहाँ एक कमरे में खाना भी बनता था, हम 4 लोग सोते भी थे, करने को कुछ था नहीं आगे। तो दरअसल वो सिचुएशन ऐसा होता है कि आप ये डिसाइड नहीं कर पाते जब घर के इकलौते बेटे हो आप, कि आपको नाटक में रहना है कि नहीं। और बहुत डिलेमा था। और उसी दौरान रोजी रोटी कमाने के लिए आपके यहाँ पहले वो छापा, वो प्रिंटिंग प्रेस में वो टाइप रखते थे और उसके बाद वो लेसल मशीन पे छपता था। तो मैंने 6 महीने वो टाइप सीखा, वो ट्रे में लगा करके, ऐसा कि मैं कुछ नहीं होगा तो कंपोजर बन जाऊंगा और टाइप करूंगा तो कम से कम 2000 रुपये महीने घर का कमाऊंगा। तो वो सीखा। और उसको छोड़ करके फिर मेरे माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया, बोला ये कहीं कुछ नहीं करेगा, करेगा नाटक, जो होना इसका हो जाए। तो इस तरीके से आया और यहाँ तक पहुंचा। दादा आपसे एक बात याद आई कि जो खाना घर घर नहीं पहुंचाते, तो जब मैं इलाहाबाद में काम कर रहा था, थिएटर कर रहा था, तो मुझे भी मन हुआ क्या करें, उसमें गाड़ी मिल जाती थी तब, कि मतलब आपको उसके साथ साथ गाड़ी मिल जाएगी। तो एक दिन मुझे मन हुआ, मेरा दोस्त हिमकर पांडे थे, तो वो काम करते थे तंदूर में वहाँ पे, मैंने कहा मुझे भी नौकरी दे दी, मैं भी कर लेता हूँ। एक दिन मैं गया, उसके बाद मैंने कहा यार ये सब काम हमसे ना होगा, ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि काम चाहिए था काम जी। और ऐसे यदि मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, वो बताता हूँ आज पहली बार। जब वो प्रेस का काम सीख रहा था ना, टाइप लगाना, वो सब लगाना, कंपोज करना, वो ट्रे सेट करना पूरा, जो मशीन में जाएगा फिर उसमें छपेगा, स्याही लगेगी। जब मैं सीख गया और इस लायक हो गया, 3-4 महीने अप्रेंटिस में रहा, पैसे नहीं मिलते थे, परिचित थे, वो हमें हाथ रख करके सिखाते थे। तो वह फिर इसको सेट करना आ गया है और ये कुछ कर लेगा, आगे ये कंपोजिंग कर लेगा, मशीन चला लेगा। और ये घटना मैं पहली बार बता रहा हूँ। एक दिन उस समय फोन वोन तो होते नहीं थे, उनका बेटा आया जिसके प्रेस में सीख रहा था, और बोले कि अब भी कभी आपको चलना होगा, अब जो चाचा जी जो मुझे सिखाते थे वो उस दिन प्रेस में नहीं थे, वो गाँव गए हुए थे, तो आप चलिए एक ट्रे बनाना है। एक हुआ क्या, करीब और कोई है नहीं वर्कर, तो आप इतना तो कर लोगे ना। मैंने क्या गया तो पता चला कि उसके पिताजी का देहांत हो चुका है और मुझे उसकी मौत का कार्ड छापना है। सोचो क्या ट्रेजेडी है। मैं समझ गया, मैंने कहा बेटा ये काम, इसकी शुरुआत हुई, पहला जो प्रोफेशनल असाइनमेंट तेरा वही गड़बड़ से काम आपको नहीं करेगा, तू पहले कार्ड ही छाप रहा है कि कोई मर गया। तो दूसरे दिन तो वो काम छोड़ दिया। मैंने कहा भाई ये बहुत शुभ शुरुआत है, ये तो करने नहीं मिले। तो मैं तो जाने बंद कर दिया, मैंने कहा नहीं जाऊंगा तो नाटक। तो दादा एक चीज जो मेरे मन में मतलब खलबली पैदा करती है, आप तो इतना अच्छा म्यूजिक करते थे, तो म्यूजिक की तरफ भी तो हो सकता था कि म्यूजिक को अपना कैरियर बनाया जाए, म्यूजिक पे ध्यान ज्यादा दिया जाए, उसके बावजूद भी आप थिएटर में आए, तो ऐसा क्यों, मतलब म्यूजिक की तरफ क्यों नहीं बढ़े आप? देखो म्यूजिक की तरफ रुझान था, ठीक है, बहुत अच्छा रुझान था, लेकिन मेरा म्यूजिक और थिएटर दोनों शुरू अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, न पैसे थे सीखने के न कुछ था।
मेरी जिंदगी में म्यूजिक का पदार्पण, जिसको कहते हैं संगीत का आना, वो भी थिएटर की वजह से हुआ। जिस प्रेमचंद रंगशाला में हम गए थे, वहां एक चिल्ड्रन वर्कशॉप लगा था। उस वर्कशॉप में और प्रेमचंद रंगशाला में एक पूरा आयोजन हुआ था, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े दिग्गज सारे आए थे वर्कशॉप लेने के लिए। और उसी प्रेमचंद रंगशाला में एक कोर्स चलता था संडे के संडे, जिसमें पटना के जो बड़े बड़े अच्छे जानकार म्यूजिशियन थे, तबला वादक, गाने गुरु, गाना जो सिखाते ब्रह्मदेव नारायण जी थे, मुझे अभी भी याद है, रघु मलिक थे जो मलिक घराने से थे, और दो सितार वादक आते थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, ये लोग थे। और हुआ कि जो बच्चा आना चाहे संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकता है, हमें और क्या चाहिए। तो हम संडे के संडे जाने लग गए, तो नाटक भी करते थे, संडे को म्यूजिक क्लास करते थे। तो धीरे धीरे नाटक में ज्यादा मजा आने लग गया, और क्लास तो संडे को ही चल रहा था, पैसे भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से 100 रुपये लगा के एक तबला खरीदा था। फिर तबला बजाया मैंने गुरु शिष्य परंपरा के तहत 4 साल। विजय भैया सीखा, विजय ठाकुर जी पटना में है, मतलब वैसा गुरु भगवान सबको दे, उतने ईमानदार गुरु, इतने अच्छे सिखाने वाले, और वो 1 रुपया नहीं लेते थे। बिलीव करो, घर पे बुलाते थे, सिखाते थे, 1 पैसा हमसे नहीं लेते। ठीक, उनका हमें करना क्या होता था, उनके घर का कुछ कुछ काम करना होता था, गुरु से घर आना चाहिए, ठीक है, मतलब उनका सिलेंडर ले आना, तबला फट गया तो बनाने ले जाना, उनका साइकिल पंचर ठीक करा लो, ठीक है, और 1 रुपया नहीं लेते। इनसे 4 साल विधिवत सीखा मैंने, और 4 साल तबला बजाते हुए आज भी मुझे कई बार मिलते हैं, अब हम मतलब मित्रवत मिलते हैं, गुरु हैं, और कहते हैं कि अगर तू नाटक नहीं करता और आज तबला बजा रहा होता तो आज 30 साल हो गया होता तुझे तबला बजाते हुए, और तू हिंदुस्तान का बढ़िया तबला वादक होता, क्योंकि मेरा हाथ बहुत अच्छा था। और हम मतलब विजय ठाकुर जी से सीखना अपने आप में एक सम्मान की बात थी पटना में, कि किससे सीख रहा है, विजय ठाकुर से, मतलब ये बजाता है। नहीं तो विजय भैया की आदत थी, जिसमें जरा सा 3 महीने में लक्षण विद्या के न बजा पाएगा उसको भगा देते थे। 3 साल 4 साल सीखना तो बड़ी बात हो गई, 3 महीने में भगा देते थे, माँ बहन की गाड़ी देखी, बस तेरे बस का ही नहीं तबला सीखना, चाहे वो करोड़पति का बेटा क्यों ना हो, ठीक है। तो मैं सीख गया। तो आज भी वो बोलते हैं, लेकिन जब रिदम आ गया और नाटक चल रहा था और गाना बजाना मुफ्त में मिल रहा था ऊपर से, तो मुझे समझ में आया कि नाटक करने के लिए ये सारी चीजें करना जरूरी है। आपको गाना भी आना चाहिए, बजाना भी आना चाहिए, झाड़ू लगाना भी आना चाहिए, आपको जिम्नास्ट भी आना चाहिए, उछल कूद करना आना चाहिए। तो सच मानो मैंने नाटक करने के लिए फिर सोचा कि क्यों न सीखा जाए, और सीखता चला गया। कब सीख गया, या क्या अभी सीख गया नहीं बोल सकता हूँ, सीख ही रहा हूँ, वो कब अंदर आ गया नाटक के चक्कर में, वो रुझान कब थिएटर की तरफ ले आया। तो गाना और बजाना एक साथ शुरू हुआ, नाटक एक साथ शुरू हुआ, लेकिन मेरा मन ज्यादा लग रहा था नाटक में। तो मैंने फिर 4 साल बाद तबला भी छोड़ना पड़ा मुझे, फिर मैं नहीं बजा पाया, 4 साल बाद कंटिन्यू नहीं कर पाया। गाना तो कभी सीख ही नहीं पाया ढंग से, क्योंकि गुरु भी आते थे, संडे को आते थे, हमारे पास हारमोनियम भी नहीं हुआ करता था, तो प्रेमचंद रंगशाला नहीं जाकर रियाज कर लिया करते थे कुछ कुछ। तो सच पूछो तो विधिवत सीखने का अवसर कभी जिंदगी में मिला ही नहीं, लेकिन इस प्रक्रिया का फायदा हुआ। मैं तानसेन तो नहीं बन पाया, लेकिन इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों को उस दौरान सुनने को मिला 7-8 सालों में, कि मैं सुनते सुनते काम करते करते कानसेन हो गया। कान इतना पक्का हो गया कि मुझे समझ में आने लगा कि बेटा समझ में तो तुमको आता है। फिर धीरे धीरे मैं उस तरफ बढ़ा। तो संगीत की तरफ रुझान था, लेकिन सब कुछ अभिनय करने के लिए था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा या मैं इतने सारे नाटकों गाने कंपोज करूंगा, कभी नहीं। लोगों ने कहा था गाना आना चाहिए, लग जाओ भाई गाना आना चाहिए, नाचना आना चाहिए, लग जाओ भाई नाचने लग गए, तबला बजाओ एकदम ढोलक को लग बजाओ। फिर मैंने तबला बजाया, फिर मैंने ढोलक बजाया, मैंने नाल बजाया, सब कुछ। नहीं तो एक समय ऐसा था गोविंद, मुझे ये नहीं पता था तबला और नाल में फर्क क्या है। मुझे कोई कहता था तबला उठा के लाओ, मैं नाल उठा के ले आता था। ढोलक और नाल क्या होता है कुछ नहीं पता। तो ये संगीत और नाटक दोनों एक साथ शुरू हुए, और फिर सब मिल करके ये पंचम वेद के साथ में हो गया। तो ऐसा ही रहा, और घर में कोई बैकग्राउंड नहीं, कहीं कुछ का अपना ही मजा ज्यादा, मतलब जब मैं घर में बहुत सारी चीज नहीं हुआ, आप जूझते हो, लड़ते हो, स्ट्रगल करते हो, ज्यादातर लोगों के साथ ये रहा है, तो बड़ा मजा भी होता है उसका। तो दादा मतलब आपको सुनते सुनते ये मन हुआ क्या कि क्यों ना, आप बिहार से हैं, विदेशिया भी बहुत आपने किया है, तो क्यों ना मतलब उसमें से कुछ जरूर हम लोगों को सुना दे, सबको अच्छा लगेगा। विदेशिया जी इतने सारे हैं कि याद करना मुश्किल है कि कौन कौन सा कहाँ है, लेकिन कुछ गाने जो होता है ना जहन में बस जाते हैं। तो उसमें एक गाना मुझे बहुत पसंद था और बहुत हम गाते थे, वो थोड़ा सा याद है, वो सुनाता हूँ, पूरा शायद अभी भी याद ना है। और विदेशिया करते हुए भिखारी ठाकुर का नाटक गबर भिचोर, फिर मैंने गबर भिचोर का म्यूजिक किया, तो दोनों मिलाता हूँ, ताकि जहाँ से सीखा और सीखने के बाद उसी गुण को अपना करके एक अपना नाटक किया, जब उसमें म्यूजिक किया मैंने।
तो क्या किया, मैं भी कोशिश करता हूँ, इतने साल हो गए विदेशिया। ये प्यारी सुंदरी का गाना है, जब विदेशी उसको छोड़ करके विदेश जा रहे हैं कलकत्ता, तो मना रहे पिया मोर मत जा, ओ पिया मोर मत जा, ओ सोना बिस्बा, पूर्व देश में सोना बिस्बा, पानी है बहुत कम पिया मोर मत जा, अब विदेशी इसका जवाब देता है उसमें, मैं लाइन अगर याद, जाते आवत हो देरी न लागे, जाते आवत हो देरी न लागे, जैसे घोड़ा के रोक देख तली देखे दाम के प्यारी, देख तली देखे दाम के प्यारी, देख तली देखे दाम के पिया मोर मत जा, तो ये विदेशिया का था। फिर हमने गबर भितोर किया, तो संजय भैया का बहुत इन्फ्लुएंस था और विदेशिया का। तो गबर भितोर तनवीर अख्तर डायरेक्ट कर रहे थे और मैं उसका म्यूजिक कर रहा था इप्टा में उस समय। और जबकि उस समय बहुत मुश्किल था एक ग्रुप में रहते हुए आप दूसरे ग्रुप के लिए काम करने, लेकिन हम लोग शुरू से रेडियन रहे, सुनते थे नहीं, हमें काम करना था, ग्रुप कौन सा है छोड़ो। तो उसने गबर भितोर किया और उसमें मैंने एक गाना कंपोज किया जो बहुत पॉपुलर हुआ था, और उसमें आप इन्फ्लुएंस देख सकते हैं कि विदेशिया कैसे मेरे पर प्रभाव डाल चुका था उस समय तक। हाँ, ये था जब वो जज पूछता है। तो एक्चुअली मैं बता दूं, बड़ा ये जो है ना गबर भितोर, अगर आपने कोकेशन टॉक सर्किल पढ़ा है, खड़िया का घेरा, तो ये देखिए अद्भुत है। दो ब्रिलियंट माइंड, कहाँ वो जर्मनी में ब्रेस्ट बैठे हुए हैं और कहाँ भिखारी ठाकुर इंडिया में है, जिनको पता भी नहीं, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है। भिखारी ठाकुर पढ़े लिखे भी नहीं थे कि उनको पता हो कि ब्रेस्ट क्या है। सेम नाटक लिखते हैं, सेम प्लॉट, सेम सब कुछ। उसमें भी अजदक है, उसमें भी अजदक है, उसमें भी एक बच्चा है, 2 माँ है, इसमें एक बच्चा है, 2 बाप है, दोनों लड़ रहे हैं। माँ उसमें भी सेक्रीफाइस करते हुए और अपने बेटे के लिए प्रूफ करते हुए कि भाई बेटा महत्वपूर्ण है, मैं नहीं महत्वपूर्ण हूँ, उसको मारो मत, बीच पे काटो मत। तो ये अद्भुत घटना है। अब उसमें एक नाटक है, वो कह रही है कि मेरा बच्चा है ये और आप प्रूफ ले लो। तो भोजपुरी में ये भी है, चारों तरफ से उछल बहावाए रामा, इन्हें नहीं थे केहू के दावाए रामा, चारों तरफ से उछल बहावाए रामा, इन्हें नहीं थे केहू के दावाए रामा। बबुआ हो बेटा हमार, पूछी बोला के नाहू समार, बबुआ हो बेटा हमार, पूछी बोला के नाहू समार, नावे महीना पेट के भीतर रामा, रहते तब पूजनी देवता पीतरे रामा, चारों तरफ से उछल बहावाए रामा। ये गबर भितोर में अंदाज वही था। तो ये यादें रह जाती। नहीं दादा, बहुत सुंदर है, मतलब गबर भितोर से याद आ गया।
कभी जब मैं बीएनए पास आउट हुआ था तो गबरगी चोर किया था जगमोहन अरे दा ने। अरे हाँ, तो उसमें तब मैं पुद्दी सा हुआ करता था, तो वो बच्चे वाला रोल मुझे बच्चे वाला रोल मुझे मिला था। अरे अरे पांकी कुछ पूछ रही हैं आप, पूछिए। जी बताइए। नहीं, मुझे गाना सुनते सुनते एक ख्याल आया, मतलब एक सवाल आया मेरे मन में, पता नहीं कितना मतलब कि जेन्युइन है ये सवाल। मतलब इतना अच्छा आप गाते हैं, इतना अच्छा म्यूजिक कंपोजर है और एक्टर भी उतना ही अच्छा है, तो आपको मतलब जब कोई आपको परिचय देते हैं तो आपको कौन सी मतलब माध्यम में मतलब अच्छा लगता है कि एज ए सिंगर या म्यूजिक कंपोजर या फिर एक्टिंग के लाइन में, मतलब दोनों में से आपको खुशी कौन सी मतलब उसमें मिलता है? मेरा हिंदी ऐसा प्रॉब्लम है तो पता नहीं सवाल मैं कर पा रही हूँ कि नहीं। आप बिल्कुल सही सवाल कर पा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, जहां तक अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको गाने में ज्यादा मन लगता है कि अभिनय करने में मन लगता है या म्यूजिक कंपोज करने में मन लगता है, तो इसका सिर्फ एक जवाब है कि जिस विधा में ये सारे समायोजित है, रंगकर्म, मुझे पूरी तरह से, जिसको कहते हैं विशुद्ध रंगकर्म में मजा आता है। और मैं अपने आप को कभी भी अभिनेता, म्यूजिक कंपोजर या सिंगर कहलाना पसंद नहीं करता हूं उतना, बनिस्पत ये कहलाना कि मैं एक पूर्ण रंगकर्मी हूं। और पूरी तरह जो रंगकर्म है, ये सब कुछ रंगकर्म की देन है। मेरा गाना बजाना, मेरा म्यूजिक कंपोज करना, मेरा लिखना, ये सब कुछ। और रंगमंच के लिए, रंगकर्म करने के लिए जो कुछ करना पड़ा वो सब किया। तो ये समझ लीजिए कि ये सारे एक माँ से 4 बच्चे हैं और आप कहिए कि चारों में से कौन सबसे ज्यादा प्यारा है, किसको आप छोड़ना चाहेंगे? तो एक्चुअली क्या, रंगकर्म मेरी एक ऐसी माँ है जिसके सारे बच्चे हैं और मैं उस माँ के साथ हूँ। ठीक है ना, उस माँ की पूजा करता हूँ, रंगकर्म की पूजा करता हूँ। तो ये सब कुछ मुझे प्यारा है और मुझे सब कुछ करना अच्छा लगता है। कई लोग एक बार एक दो सवाल ऐसे भी आए मेरे साथ, तो उन्होंने बोला शुरू शुरू में, जब लोगों को लगा था कि मैं दिग्भ्रमित हो रहा हूँ या गाइडेड हो जाऊंगा, तो लोगों ने बोला सुन, या तो तू एक्टर बन जा, या तो तू गाना गा ले, या हारमोनियम बजा ले, है ना, या तो तू नाच ले, या तबला बजा ले। ये सब करेगा ना, कुछ नहीं कर पाएगा। न तू एक्टर बन पाएगा, न सिंगर बन पाएगा, न म्यूजिक कंपोजर बन पाएगा, क्योंकि एक साधे सब है। तो मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है कि एक साधे सब है, लेकिन ये सारे जो मैं साध रहा हूँ, एक ही को तो साधने के लिए कर रहा हूँ, है रंकर। क्योंकि मुझे थिएटर करना है, मुझे एक्टर बनना हो चाहे म्यूजिशियन बनना हो, ये मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे थिएटर करना था और थिएटर करने के लिए सारे काम करने पड़ रहे थे, मुझे बताया गया सब करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई साध तो मैं एक ही रहा हूँ, वो है रंग कर्म, रंगमंच। अब उसमें सारी विधाएं हैं, तो मैं क्यों छोड़ दूं? जो मुझे झाड़ू लगाना सीखना पड़ेगा तो मैं झाड़ू लगाना भी सीखूंगा। हमने सेट बनाना भी सीखा ना, मुझे तो सेट डिजाइनर तो बनना नहीं था। आलू चलाने से लेकर, कील ठोकने से लेकर के, एक सेट को ग्राउंड प्लान बनाने से लेकर के एग्जीक्यूट करने तक सीखा ना। तो इसलिए थोड़ा सीख रहा था मुझे सेट बनाना है। तब तो आप बोलते क्या तो सेट डिजाइनर बनना है तो सेट डिजाइनर बन, डायरेक्शन ले, एक्टिंग मत कर एनएसडी में। वो सब इसलिए सीख रहे थे, कल को जरूरत पड़े टोटल वन मैन आर्मी आपको बनना चाहिए थिएटर में। अगर हो सके जितनी कोशिश करो, जितनी चीजें जान सकते हो कर लो। एक रंगकर्मी होने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अभिनेता है या सिर्फ गायक है। ठीक है, आपने चुना कि मैं रंगकर में अभिनय की विधा को अपनाऊंगा, बड़ी अच्छी बात है। आपने चुना कि मैं रंगकर में सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक कंपोज करूंगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं सौभाग्य मानता हूं, मुझे गुरु ऐसे मिले, 3 गुरु, जो जिनकी वजह से अभिनय में रंगकर, गायन और ये झाड़ू पोछा लगाना, मजदूर होना, ये सब मेरी जिंदगी में आया। और अगर ये सब आया तो मैं कहता हूं कि ऊपर वाले की कितनी असीम कृपा है मेरे पे। वो कोई ऊपर ताकत है जिसने ये सब मुझसे करवा लिया। मेरे किए अगर आप पूछेंगे तो मेरे किए कुछ नहीं हो रहा, कौन कर रहा है इसका भी मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, कोई है जो करवा रहा है। तो ये सब कर गया था और मुझे सबसे प्यार है। मुझे जब जो अच्छा लगता है, मैं एक्टिंग करता हूँ तो मजा आता है, मैं गाना कंपोज करता हूँ तो मजा आता है, मैं लिखता हूँ तो मजा आता है। आप एक बात बताओ, घर में खाना बने, सारे मसाले आपके पास हैं और सबका उपयोग आप जानते हो, तो आप दाल चावल सब्जी भुजिया सब बनाना जानते हो, तो आप कभी दाल चावल बनाएंगे, कभी खिचड़ी भी बना लेंगे, आप चाहेंगे तो नॉनवेज भी बना लेंगे, वेज भी बना लेंगे, आप चाय भी बनाएंगे। ऐसा थोड़े बोलेंगे कि मेरे घर में सारा सामान है, जानता मैं सब हूँ, लेकिन मैं सिर्फ खिचड़ी ही खाता रहूंगा जिंदगी भर, मैं बना जब आता है तो क्यों ना बनाए भाई। तो मैं बनाने लग गया तब, और मैं कब खाना बनाना सीख गया मुझे भी नहीं, बस चूल्हा जलाना सिखाया था मेरे गुरुओं ने। उन्होंने कहा बेटा आग समझ में बर्तन रखना सीख।
बनाना तो तुझे अपने आप सीखना पड़ेगा। फिर उसमें तू चावल बनाएगा, चाय बनाएगा, ये तेरी जिम्मेदारी है। तो अभी तक वही चल रहा है। अभी भी मैं सच बताऊं, अभी भी मैं मुझसे कोई पूछे कि क्या बनाना चाहोगे, तो जवाब नहीं है। जब सामने जिस दिन जो बनाने का मन करे, आज चाय पीने का मन है तो चाय बनाऊंगा, आज मुझे कविताओं का मंथन करने का मन है, मैं कविताएं कंपोज करूंगा, मुझे फुल फ्लेजेड एक नाटक करना है तो नाटक करूंगा। तो मैंने ये सब किया, और सिर्फ रंगमंच के लिए, तो सब प्रचार है मुझे। नहीं नहीं दादा, मतलब ये तो दिल वाली बात है। सात्विक जब तक मन नहीं कहेगा तो मन के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। दादा बहुत सारे लोग हैं, शिवाजी सिन्हा जी हैं, चित्तरंजन, वो हमारे भाटिया साहब भी हैं, देख रहे हैं, अरे विजय विजय पाल जी हैं, है ना, बिल्कुल मेरा प्रणाम, बिल्कुल मेरा प्रणाम। है ना, अपर्णा प्रकाश हैं, मतलब अनिल मिश्रा जी हैं। तो बहुत सारे लोग हैं देख रहे हैं और आपको हेलो बोल रहे हैं। नमस्कार सबको 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 सबको। जी। तो दादा एक बात और कि मतलब ये तो आपकी वो जर्नी थी जब एनएसडी आने से पहले, और एनएसडी में आने के बाद क्या चेंजेस आए, क्या फर्क डाला है एनएसडी ने, किस तरह का परिवर्तन किया आपके अंदर दादा? ये ऐसा सवाल है जिसका सवाल, चलो मान लो हिंदी स्नातक हो, राष्ट्रीय विद्यालय से मैं भी हूँ। अब ये व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है कि आप वहां प्रभाव लेके जाते हो या नहीं जाते हो। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि आप इतना सारा कुछ काम करके आते हैं और एनएसडी में आते हैं। एनएसडी एक बुफे सिस्टम है, इस तरह का कोई नहीं, पीएमए हो, एसपीआईआई हो, ये बुफे सिस्टम है। एक आप बारात में पहुंचे हो मान लो खाना खाने, अब सारे खाने लगे, वेज नॉन वेज, गोलगप्पे भी है, शाही पनीर भी है ना, आपको मटन भी है, चिकन भी है, खीर भी है, रसगुल्ले भी है, सब है। एक ऐसी दुनिया है जो आमतौर पे घर में नहीं होता। यानी जब आप छोटे शहर में थिएटर कर रहे होते हैं तो आप कुछ ऐसे खाने खा रहे होते हैं या ऐसा थिएटर कर रहे होते हैं जो पर्टिकुलर कुछ बंधा होता है, एक खास तरह का कर रहे होते हैं। आपका आकाश इतना बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा पंडाल आपको नहीं मिलता। जब आप एनएसडी जाते हैं और एनएसडी जैसे किसी भी संस्थान में जाते हैं तो आपको एक बड़ा सा आकाश मिलता है। आप 3 साल में वहां 15 साल का काम करके निकलते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। जो 15 साल लगेगा बाहर समझने जानने में, वो 3 साल में आपको दिया जाता है, पूरा वातावरण दिया जाता है और वहां हर तरह के पकवान है। अब सवाल यह है कि एनएसडी आपको प्रभाव कैसे डालेगी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप प्लेट लेकर के आगे बढ़े। अब एक बात बताओ, इसी प्लेट में सारा खाना रख लोगे, खीर भी, गुलाब जामुन भी, मटर भी, पनीर भी, चिकन भी, सब कुछ, वो कहीं का कुछ नहीं रह जाएगा। आप हमेशा जाकर के रिसेप्शन में डिसाइड करते हो ना, पंडाल में पहले आप घूमते हो और आप देखते हो कि आज मैं क्या खाऊंगा, मैं मटन चावल खा लूंगा बस, या मुझे यही अच्छा लगता है, या फलाना चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती, या फलानी चीजें मैं खा ही नहीं पाऊंगा, वहां तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है। आप या तो डायरेक्टर बनते हैं या एक्टर बनते हैं। फर्स्ट ईयर में तो सब कुछ एक ही होता है, फर्स्ट ईयर रिसेप्शन की तरह चलता है, सब कुछ रहता है, सारा कुछ है, प्लेट आपके हाथ में। अब आपको निर्णय करना है कि आप क्या बनेंगे। अब उसी फर्स्ट ईयर में होता क्या है, आपने जो सवाल किया कि प्रभाव आप पे क्या डाला रंगमंच से, रंगमंच से प्रभाव क्या पड़ा है इसी का, सबसे बड़ी बात है वो वातावरण। वो वातावरण आपको दुनिया में किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता उस तरीके का जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देता है। या किसी एक ग्रुप में आप काम करते हैं तो 3 घंटे 4 घंटे, यहाँ पे 24 घंटे। तो आप एक खास तरह के अनुशासन में रंगमंच करना शुरू करते हैं। आपका विस्तार होता है, आप पढ़ना शुरू करते हैं, आपके पास एक अच्छी लाइब्रेरी होती है, आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए खुला हाथ होता है, आप जो चाहे कर सकते हैं, जो आप एक छोटे शहर में रहकर कई बार नहीं कर पाते। तो आपका सबसे जो पहला प्रभाव पड़ता है कि आपकी सोच समझ का विस्तार होता है। ऐसे किसी भी संस्थान में अगर आप विस्तार करना चाहे तो, ऐसा भी है कि कई लोग गए और बिना विस्तार के ही लौटा है, ठीक है ना। कई लोग ऐसे होते हैं ना दावत खाने वाले, जो गए दावत खाने और उनको समझ भी नहीं आया क्या खाना, या खा लिया तो ऐसा खाना खा लिया, इतना खा लिया कि दूसरे दिन डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा, उसको अपच हो गया, तो उन्होंने सब कुछ खा लिया। अब जब ये विस्तार आपको मिलता है तो बहुत क्रूशियल टाइम होता है सेकंड ईयर थर्ड ईयर का, जब आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्या करेंगे। आप मूवमेंट का टीचर बनना चाहते हैं, आप अभिनेता बनना चाहते हैं, आप संगीतकार बनना चाहते हैं। उसके बाद आपको पता चलता है कि एक्चुअली आपका रुझान किस तरफ। तो मेरा रुझान अभिनय की तरफ तो था, लेकिन संगीत की तरफ भी जोरदार था। तो मैंने जितने वहां चीजें संगीत की कक्षाएं होती थी वो और अभिनय, बाकी किसी में मेरा मन नहीं लगता था, सच तो ये, ठीक है। तो मैंने दोनों को डाला अपने ऊपर, अपनाया, और मुझसे सच कहूं तो तकनीकी रूप से, और मैं उस समय भी रंगमंच कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन तकनीकी ज्ञान जो बढ़ा
एक होता है ना, आप कैलकुलेटिव हो जाते हैं कई बार, ये आपको समझ में आता है कि अब आपको कैसे बढ़ना है। तो वो जो अनुशासन दिया और ये तकनीकी ज्ञान मिला मुझे, और ज्ञान का भी विस्तार हुआ मेरे जैसे लड़के के लिए जो छोटे शहर से आया, जहाँ कुछ पढ़ने लिखने की भी सुविधा नहीं थी। पिताजी लाइब्रेरी में थे तो लाइब्रेरी में जितना पढ़ पाया था पढ़ा। तो धीरे धीरे वो 3 साल का वो प्रभाव, दुनिया भर का रंगमंच देखना, आप देखो कितना देख लेते हो। आप जब रंगमंच वहां रहते हो तो कितने तरह का थिएटर देखते हो आप, तो आप ऐसे तो नहीं देख सकते थे। तो मेरा विजन खुला, मेरी आंखें खुली, अच्छा इस तरह का भी रंगमंच होता है, इतने तरह का होता है, आप इतने तरह के अभिनय के अलग अलग प्रकार से वाकिफ होते हैं। सच पूछो तो मुझे तो ये भी नहीं, मुझे अभिनय का मतलब ये लगता था डायलॉग बोलना, जाकर के कुछ ऐसा ऐसा कर दो, नकल कर लो, वही अभिनय है, यही लगता है, शुरू में यही लगता है। लेकिन वहां जाकर पता चला कि अभिनय सिर्फ नकल करना, डायलॉग बोल देना या 4 चीजें पढ़ लेना नहीं है। एक, एक विद्या है जिसको सच में सीखनी पड़ती है, आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता है। देखो, अगर एक लाइन में कहूं तो अभिनेता, अभिनय कोई भी कर सकता है। आपको कहीं भी जरूरत पड़े रिक्शे वाले से भी आप अभिनय करवा लेते हो। अब हम लोग भी थे, तुम भी थे, हम भी थे, जब हम रंगमंच में आए थे तो हमको अभिनय आता नहीं था, करना नहीं जानते थे। हमें तो अच्छा लगता था कि करवाया जाता था, हम कर देते थे, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देते थे, रिएक्ट करते थे, कुछ कर लेते थे, लेकिन वो अभिनय था नहीं उस तरीके का। ठीक है, वो हो जा रहा था। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अभिनय कोई भी कर सकता है, अभिनेता बनना एकदम अलग बात है। अभिनेता बनने का मतलब है कि फिर आपको उसको तकनीक को सीखना पड़ेगा। बाकी जैसे कारपेंटर सीखता है ना, या एक मोटर ड्राइवर ड्राइविंग सीखता है, ड्राइव करना कार को, उसी तरीके से अगर आप अभिनेता बनना चाहते हैं, ठीक है, आप अभिनय करिए, जितने तरह से करिए, जहां भी करिए, लेकिन अगर आप सीख सकते हैं तो सीखिए। और वो सीखने का अवसर, वो एक बड़ा आकाश राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने दिया मुझे, और उसका बहुत प्रभाव पड़ा। और मुझे पता चला कि बहुत कुछ जो तुम कर रहे हो, तुम कर ही नहीं रहे, तुमसे करवाया जा रहा है, तुम क्या करोगे, तो मैं क्या करूंगा अभिनय में, ये इसको कहते हैं जो ट्रिगर दबाना ना, कि मैं क्या कर सकता हूं, अब तक तुम मुझसे करवाया जा रहा है। तो करने का ज्ञान वो सब इन 3 सालों में मिला, और एक विस्तृत आकाश मिला। इसके लिए मैं मातृ संस्थान को धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद निकलने के बाद भी अभी भी सीखने की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई। वहां जो सीखा था अब तो बाहर की दुनिया हो गई, बाहर की दुनिया भी आप सीख ही रहे हैं, लेकिन उस 3 साल में जो सीखा था, वो जो आधार स्तंभ बना, उसने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, उसमें कोई दोरा है ही नहीं। तो ये प्रभाव तो पड़ा मेरे से। नहीं, बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल सही बात भी हो रही कि बहुत बड़ा सा प्रभाव डालता है 24 घंटा वहां रहना, काम करना। उसके साथ दादा आपने रेपेट्री में भी काम किया, और रेपेट्री में बहुत अच्छे अच्छे नाटक हुए आपके समय में। तो मैं चाहूंगा उसके बारे में शेयर करें कि मतलब जो रेपेट्री का आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो नाटक बहुत चर्चित हुए हैं, है ना। देखो, जिन्होंने देखा होगा वो आप कभी आप भूल नहीं सकते आपको। बिल्कुल। और ये भी जैसे जब मैंने रंगमंच शुरू पाया कि भाई मैं ये करता हूँ, तो लोगों ने मुझे बहुत डराया कि तू कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि तू गाना भी गा रहा है, ये कर रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे गोविंद भाई, जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हुआ और मैंने सोचा कि मैं रेपेट्री ज्वाइन करूंगा, यार एक बात बताओ, एक छोटे परिवार से मेरे लिए 10,000 रुपये बहुत थे। 10,000 का मतलब 10,000 जिंदगी में ढंग से देखे नहीं थे एक इकट्ठे। पिताजी ने मेरे नहीं देखे थे, 3,500 रुपये लेके आते थे। 10,000 बहुत बड़ी चीज होती थी, और नौकरी करना जरूरी था, सर्वाइव करना जरूरी था। तो रेपेट्री जाने के 2 कारण थे। एक, मैं तुरंत निकलते ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता था जहां मैं जो सीख चुका हूं या सीखा है उसको रगड़ के प्रैक्टिस करना था। ये मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था, और मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा था कि मेरे सोर्सेस इतने नहीं है कि मैं बाहर निकल करके प्रैक्टिस करने के लिए पटना वापस जाऊंगा या कहीं घूमूंगा तो मैं वो उतना प्रैक्टिस कर पाऊंगा। कितने नाटक कर लोगे आप, एक अमेचर ग्रुप में उतनी सुविधाएं नहीं होती। तो मुझे साफ साफ दिखा कि 2 काम एक साथ हो सकते हैं, एक तीर से 2 शिकार। एक तो नाटक करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरे, पास आउट होते ही मैंने डिसाइड कर लिया था, मेरे पिताजी 100 रुपया मनी ऑर्डर भेजा करते थे जब तक मैं 3 साल एनएसडी में रहा। मैंने कहा पिताजी इससे 100 पैसे नहीं लेने मेरे पास, और मुझे काम करके पैसे कमाने हैं और प्रैक्टिस भी करना है। तो मैंने कहा अगर रेपेट्री में मेरा हो जाता है तो सैलरी भी मिलेगी और पैसे लेके सीखता रहूंगा। लालच देखो, मैंने कहा पैसे भी मिलेंगे और सीखने को मिलेगा। अब घटना आती है, लोगों को तो बोल नहीं सकता था कि भाई मेरी ये क्राइसिस है, तो मैंने अप्लाई कर दिया। अब मुझे लोगों ने ये कहा कि तू रेपेट्री में अप्लाई करके सबसे बड़ी गलती करी है तुमने। 5 फीट 3 इंच का एक आदमी, औसत कदकाठी, हारमोनियम बजा बजा के इधर उधर गाने गा रहे हो, कुछ कर रहे हो, म्यूजिक कर रहे हो, तो बोले कि तुम रेपेट्री में पेटी मास्टर बनकर रह जाओगे। तुम वहां जाओगे बेटा, साले एक ही काम करोगे, सूत्रधार का रोल मिलेगा तुमको।
ज्यादा ज्यादा कोरस में खड़ा होकर गाना गाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और हर नाटक में तुमसे हारमोनियम बजवाएंगे, तो यही करवाएंगे, तुम्हारा कुछ होने वाला है, 3 साल सीधा सब बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। मैं सुनता रहा, मेरे पटरी गया, और जैसे ही गया तो अचानक घासीराम कोतवाल का रिहर्सल चल रहा था, और देवेंदु करते थे उस समय राजा भाई के साथ, उन्होंने मेरी पटरी छोड़ी थी, और सच में मुझे सूत्रधार का रोल दे दिया। बोले गाना गाओ, ये तो गा। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, तो सच में ऐसा होगा क्या? तो घासीराम कोतवाल ने सूत्रधार किया, उसके लिए बहुत सारे शूट किए, और उसी समय रिपटरी में देबूदा जब छोड़ के गए थे ना, तो कसाई का रोल खाली था। घासीराम कोतवाल में सूत्रधार का रोल खाली था, इधर कसाई का राजा की रसोई। अब राजा की रसोई में हुआ कि ये रोल कौन करेगा? अब देखो मेरा सौभाग्य है, सारे छोड़े हुए रोल मिले, सिर्फ एक रोल ऐसा था जो मेरा ओरिजिनल, दो रिपटरी के 2 ऐसे नाटक थे जो मेरे ओरिजिनल शुरू किए हुए थे, उसमें मैंने प्रथम भूमिका निभाई थी। बाकी राजा की रसोई, ठीक है, वो हुआ। उसके बाद के जितने नाटक है सब नाम ले, ठीक है ना। उसमें जब वो लोग छोड़ के चले गए, मुझे वो रोल मिला, सारे बड़े रोल थे, और नीचे चले गए। एक राजा की रसोई में मुझे दूसरा नाटक दिलवाया था, तीसरा। और उसी समय अंकुर जी, बद्दू भाई कर रहे थे बजाज पर दिमागी हस्ती दिल की बस्ती, उसमें मेन रोल मिला मुझे और जगत को। अंकुर जी कर रहे थे उसका बचपन, उसमें मेन रोल मिला मुझे। तो करते करते रिपटरी के 6 नाटकों में, फिर ताजमहल का सुंदर, उसमें सुधीर का रोल चितरंजन भाई कर रहे थे, चितू भाई का नाटक, वो कौन करेगा, करते करते वो रोल मुझे मिला। और सबके इतने सुनो 7 नाटक मेरे नाम पे आ गए, और 7 में मुख्य भूमिका निभा रहा था, बड़े बड़े रोल कर रहा था, गाना भी गा रहा था, सब। तो वो मैं धन्यवाद देता हूँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल को कि उन्होंने उस डर को मेरे अंदर से निकाला और खत्म किया कि 5-3 इंच का आदमी सिर्फ सूत्रधार बनेगा और जाकर के गाने गाएगा, पेटी मास्टर बनेगा, हारमोनियम बजाएगा। बल्कि कई कविताओं का मंचन करता रहा मैं वहां रह करके, वो भी करता रहा, और सारे बड़े रोल किए। तो इसके लिए ये भी मैं कहूंगा कि उन्होंने मेरी इस योग्यता को पहचाना, मुझे समझा और मुझे उस लायक समझा कि चलो ये सारे रोल तुम करो। तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और बहुत अच्छी यात्रा रही, मैं 2 साल 6 महीने रहा था रिपटरी में, और उस दौरान सारे 6 के 6 नाटक में बड़े रोल कर रहा था। तो मजा आया, बहुत बढ़िया। मतलब एक इंस्टीट्यूट को बिल्ड करने में बहुत बड़ा हाथ होता है एक रेपर्टरी का, कि रेपर्टरी में बिल्कुल जो आप सीखते हैं वो रेपर्टरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाना है तो रेपर्टरी का भी होना बहुत ज़रूरी है, कि बच्चे ने जो सीखा है वो अप्लाई कहाँ करें, क्योंकि सही बात है उतना बड़ा लेवल हमें मिलता नहीं। तो क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट है वहाँ रेपर्टरी होना बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छे से वहाँ काम हो पाए। आप एक इंस्टीट्यूट में सीखते हैं और आपको ये बताया जाता है कि आप कल को इसको व्यवसाय बनाने वाले हैं, तो रिपटरी और कुछ करे ना करे आपके साथ, एक अंदर आपके एक बीज से डाल देता है कि अगर आपको व्यवसायिक होना है तो आपको किस तरह के अनुशासन का पालन करना होगा, किस तरह के नाटक करने होंगे। ये अलग बात है कि बहुत चीजें हम नहीं सीख पाते, उस समय नहीं हो पाता, रहते हुए भी हमें समझ में नहीं आता, बाहर निकल के समझ में आता है कि व्यवसाय सिर्फ रंगमंडल तक सीमित नहीं है, आपको उसका भी बहुत बड़ा आकाश है। लेकिन आपको इतना तो समझा देता है कि किस किस तरह की चीजें हो सकती हैं जो दर्शकों के लिए हो सकती हैं। आप वहां रहे तो ये नहीं कर सकते अच्छा ये नाटक मुझे पसंद नहीं है, अरे मुझे तो इस तरह का रोल चाहिए ही नहीं, आपको वो रोल करने पड़ते हैं क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपने खुद चुना है। और वो रोल करते हुए, वो सब काम करते हुए आपको ये पता चलता है कि दर्शकों के लिए व्यवसायिक होना है क्या। नहीं तो हम ना शांता सुखाए हो जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हम में हो जाती है कि हम लोकप्रिय रंगमंच को गालियां देते हैं बहुत, और कहते हैं ये तो लोकप्रिय रंगमंच करता है ना, सक्रिय नाटक नहीं करता। अरे सक्रिय होना, लोकप्रिय होना, आप लोकप्रिय रंगमंच पे करिए और सक्रिय रूप से करिए और पैसे भी कमाइए, और उससे आपको पैसे मिल रहे हैं, दर्शकों तक आप पहुंच रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? आप उसको विभाजित क्यों कर देते हैं? फिर इस तरह के नाटक करते हैं जो सिर्फ पॉपुलरिटी गेन कर ले। तो भैया एक काम करो, पॉपुलरिटी मत गेन करो और चुपचाप एक नाटक करते रहो जिसका ना तुम्हारा टिकट बिक रहा है ना कुछ कर रहा है। आप पॉपुलरिटी गेन करते हुए सार्थक रंगमंच करिए ना भाई, किसने मना किया? तो ये भी एक बात सीखने को वहां मिलती है कि आपको करना पड़ता है। कई काम ऐसे करने पड़ते हैं जो आपको नहीं करना पसंद है, लेकिन आपको करना क्यों है? क्योंकि व्यवसायिक रंगमंडल है और आपने अपनाया है, तो आप दर्शकों के लिए कर रहे हैं। आप ये मत कि आपको सैलरी मिल गई है और अगर कोई पैसे दे रहा है तो कमिटमेंट के साथ आपको आना पड़ेगा, चाहे रोल 2 मिनट का हो, चाहे 10 मिनट का हो, चाहे पूरे नाटक को हमने दूर करना। तो ये सारी चीजें रंगमंडल देती तो है, वो जज्बा पैदा तो करता है। चाहे हम जितनी भी वाद विवाद करने, इस पर तर्क करने और 10 चीजें बोल रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, वो बुरा,
वो सब उस समय की बातें होती है, बाद में आपको समझ में आता है वो उस समय का सत्य था और रहेगा, जीवन भर रहेगा। आप चाहे उसके बारे में बुराई कर लीजिए, अच्छाई कर लीजिए, कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है भैया। आप जिस समय जो काम कर रहे हैं उसकी तुलना आप बीत जाने के बाद समय ये नहीं कर सकते उस समय हमारे समय में बहुत अच्छा था और हमारे समय में खराब था। आप बीते हुए समय की तुलना आज के समय से नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस समय का सत्य था। आज रंगमंडल आज का सत्य है, आज गणेश जी जो चल रहा है वो आज का सत्य है, आज जो आप रंगमंच कर रहे हो आपके आज का सत्य है। आप झंडा फहराते हो, मैं तो जब था तो बहुत 30 मार खाता मैं बड़े बड़े रोल नहीं, वो उस समय का सत्य था। ठीक है, आप खुश होइए, थोड़ा मजा आता है नॉस्टैल्जिक बातें करने में, लेकिन उसका कोई सार्थक उपयोग वर्तमान में नहीं होता। रंगमंच हमेशा वर्तमान में ही चलता है और जो वर्तमान है उसी समय वो इतिहास, उसका इतिहास पीछे से उखाड़ करके आप साबित कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपकी कोई नहीं सुनने वाला है। इस संदर्भ में मुझे एक बात याद आई बड़ी अच्छी, एक हमारे परिचित है, उनसे हमारी बात हो रही थी, बड़े अच्छे साहित्यकार है और कवि काशीनाथ पांडे, अभी नहीं रहे, उनके बेटे हमारे दोस्त हैं, हम लोग जाते थे। एक बार बात चल रही थी और बहुत अच्छे कवि हैं, वही कला की परिभाषा क्या होनी चाहिए, तो मैंने भी कहीं नहीं पढ़ी थी। बोला बेटा तुमको क्या लगता है कला की क्या परिभाषा होगी, तो मैंने कहा सर आप बताइए। तो उन्होंने एक लाइन बोली और मेरे दिमाग में घर कर गई, इसलिए मैं ये बातें कर पा रहा हूँ। अभी अचानक मेरे ध्यान है तो एक लाइन अगर नहीं बोलूं तो ये सारी बातें बकवास है, सार्थकता नहीं। उन्होंने बोला कला जो बीते हुए कल और आने वाले कल को वर्तमान की कसौटी पर, ठीक है ना, तौले या वर्तमान में देखे, सिर्फ देखना है, ठीक है, और दर्शकों तक बीते हुए कल को और आने वाले कल को एक साथ लाकर खड़ा कर दे, यही कला है, कला का यही काम है। और ये बिल्कुल सच है। आप अगर वर्तमान की बातें कर रहे हैं, वर्तमान में जो चीजें चल रही है वो भी आपको दिखाना है, समसामयिक घटना है जो बीत चुका, अगर वो आप बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो आपका अपना अनुभव है, लेकिन आप दर्शकों से कह सकते हैं इस कला के माध्यम से, और आने वाले भविष्य की कल्पना भी कर सकते हैं कला के माध्यम से। तो तीनों चीजें आप एक तरफ जहां लाके कल, आज और कल जहां एक साथ आप खड़ा करते हैं, वो विधा है कला। बाकी आप कुछ पूछिए। जी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना सीखने को मिल रहा है दादा से, मतलब बातें इतने अच्छे से दादा बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये एक बात पूछना चाहती हूँ, जो आप हर एक्टर का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन आपका क्या क्या मतलब एक कैरेक्टर को आप कैसे प्रिपेयर करते हो या फिर आप कैरेक्टराइजेशन कैसे लेते हो, वो थोड़ा सा हमें बताएंगे तो उससे भी सीखने को मिलेंगे। और दादा मैं एक चीज और जोड़ूंगा का आपका एक बहुत फेमस सा नाटक है मिड समर नाइट ड्रीम्स, जिसमें बहुत सारे मतलब दुनिया इंडिया के एक्टर इकट्ठा हुए थे, सबने मिल के साथ में काम किया था, बहुत ट्रेवल हुआ। उसमें भी आपका एक अलग तरह का रोल था जो आपने अलग तरह से बनाया था। करता था जी, तो मैं चाहूंगा उसको भी मतलब आप लेके बताएं, क्योंकि बहुत फेमस हुआ तो नाटक, अब पूरी दुनिया में हुआ है वो। अब क्या हुआ है, दोनों सवाल है एकदम मर्ज कर गए, क्योंकि अब उदाहरण तो मुझे लेना पड़ेगा, बिना उदाहरण के अप्लाई डायरेक्ट है ना, तो आप अप्लाई कहाँ कर चुके या क्या करेंगे, वो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। तो अब दोनों सवाल एक जगह, कैसे आप कैरेक्टराइजेशन करते हैं, आप चरित्र का निर्वाह कैसे करते हैं, और जो मिड समर नाइट ड्रीम में पक्ष की जो भूमिका की थी वो भी एक बहुत ही अनयूजुअल सा ये था, मतलब उस तरह का पक्ष सोचना भी मुश्किल था, तो वो कैसे मर्ज हुआ, वहां तक मैं कैसे पहुंचा, दोनों सवाल एक हो गए। देखिए, सबसे पहली बात मैं ना बहुत ईमानदारी से आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि मैं कैसे कैरेक्टराइजेशन करता हूँ या कोई रोल करता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं उस तक पहुंचता कैसे हूँ, मैं क्या कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है। सबके अपने अपने तरीके हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ उससे कोई एग्री करे, किसी का अलग, किसी का कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है दिन में जाकर के आराम से खड़ा रहेगा, चुप रहेगा, कुछ करेगा नहीं, कोई दिन भर ये करता है, कोई उछल कूद मचाता है, सबके अलग। आप ये नहीं कह सकते ये क्या तरीका है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हर आदमी का अलग है। मेरा जो तरीका है वो बहुत ही उठपटांग है और शायद इससे आप एग्री ना करें, मैं कुछ नहीं करता, मैं सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, मैं किसी भी चरित्र को निभाने के लिए कुछ करता ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट पे और निर्देशक के विजन पे पहले अपने को छोड़ देता हूँ, मैं खुद से करने की कोशिश पहले नहीं करता, मैं पहले पूरी तरह सरेंडर कर देता हूँ। आज तक मैंने जितने रोल किए, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर देता हूँ पहले,
उस टेक्स्ट पे और उस निर्देशक पे। जब वो मुझे ढालना शुरू करते हैं, जब पूरा ढालते हैं, उसके बीच अब जब मेरा इंटेलेक्ट है अपना, वहां एक बात बीच में कहना चाहूंगा। कारण जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी हमें, और जिस बात से ये बात समझ में आती है, रिलेट करती है। कारण जी ने कहा कि अभिनेता का बुद्धिजीवी होना उतना जरूरी नहीं है जितना बुद्धिमान होना। उसको इंटेलेक्ट हो या ना हो चलेगा, इंटेलेक्चुअल हो या ना हो सॉरी चलेगा, लेकिन अभिनेता का इंटेलेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो निर्देशक को छोड़ करके फिर अपना इंटेलेक्ट इस्तेमाल करता हूं। मैं देखता हूं कि अब इसमें मैं क्या कर पाऊंगा, या मैं पूरी तरह से टेक्स्ट में जो लिखा है उसको अपनाने की कोशिश करता हूं। जब वो आ जाता है, मुझे लगता है कि मुझे टेक्स्ट समझ में आ गया, मुझे लगता है कि डायरेक्टर जो कहना चाहता है वो मैं कर पा रहा हूं। जब मुझे ये समझ में आ जाता है, तब मैं ये कहना शुरू करता हूं कि अब मैं ये करना चाहता हूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। क्योंकि आप बिना जाने समझे, देखो आप अभिनेता हैं, अंततः निर्देशक की बात आपकी सर्वोपरि है, उसको सुनना पड़ेगा। उससे भी सर्वोपरि आपका टेक्स्ट है, चरित्र का चित्रण ऑलरेडी, चाहे कोई भी नाटक हो, आधे अधूरे हो, विक्रम और वशियम हो, कैलीगुला हो, है ना, आप नाम लेते चल जाओ, कोई भी नाटक उठाओ, आषाढ़ का एक दिन हो, आधे अधूरे हो, ब्रेक्स का नाटक हो, खड़िया घेरा हो, कबर बिचूर हो, आप जब सबसे पहले पढ़ते हो तो करते जाओ, चरित्र आपको समझ में आनी चाहिए। और चरित्र कौन समझा रहा है उसे? तो जब मुझे समझ में आ जाता है कि मैंने समझ लिया है कुछ, तब मैं सवाल करना शुरू करता हूँ, शुरू से नहीं। फिर जब डायरेक्टर की बात मुझे समझ में आ जाती है, मुझे लगता है कि जैसे चलने को बोल रहा है, करने को बोल रहा है, पूरी तरह समर्पित होकर वैसा ही करता हूँ। जब लगता है कि ये भी करने लग गया, तब मैं अपना पिटारा खोलता हूँ। पहले कुछ नहीं करता, अब बोलता हूँ कि सर मुझे लगता है ना कि अगर मैं ऐसे एक बार और करते हैं, तो मैं उनसे 2 कदम आगे जाने की कोशिश करता हूँ कि मैं जो वो सोच रहे हैं ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मैं उनको 4 चीजें करके दिखाऊंगा और वो 3 को खारिज कर देंगे, बोलेंगे नहीं ये सही है, यही करना, इससे 3 मत करना। और ये मिड समय मैगजीन में हुआ मेरे 3 सफल वैसा ही डायरेक्टर। आप वो आपको छोड़ता है, छोड़ने के बाद बोलता है इसको 4 तरीके 5 तरीके जो तुम्हारा मन करे करो, पहले समझा देगा, समझाने के बाद बहुत प्यार से खारिज करता है। वो कहता है आपने बहुत अच्छा, इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया कि मैं क्या बताऊं, लेकिन ये चाहिए नहीं नाटक के लिए, ये इस नाटक में नहीं था, आपने बहुत अच्छा किया, ये मत करना, अब कुछ और करो। अब आपका खोपड़ा खराब होता है, अब क्या करो, कर लिया फिर कुछ और करो, बोलता नहीं ये भी बहुत अच्छा किया, लेकिन ये भी नहीं चाहिए। वो हमेशा तोड़ता था, नहीं ये नहीं चाहिए, और कभी ये नहीं बताता था कि चाहिए क्या, एक्सरसाइज में डाल देता था। तो मुझे समझ में आया कि ये क्या कर रहा है, ये आपको कह रहा है कि आप कुछ करके दिखाओ, आप इवॉल्व करो। जब डायरेक्टर ये चाहने लगे कि आप इवॉल्व करो और आपको समझ में आ जाए कि वो आपसे निकालना चाहता है, तब आप दीजिए जो देना है। शुरू में ही देना मत शुरू कर दीजिए, मैं तो बहुत समझ गया जी चरित्र को, सब कर लिया आइए मैं करके ही दिखा देता हूँ। तो हमेशा एक अभिनेता को देखिए, इससे 2 बातें और रिलेट करती है। रंगमंच अभिनेता का माध्यम है, ठीक है, पूरी तरह से मैं कह रहा हूं, अगर आपका अभिनेता अच्छा नहीं है, समझदार नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिजीवी छोड़ दो, बुद्धिमान नहीं है, आप कोई अच्छा नाटक नहीं कर सकते। दुनिया के अच्छे से अच्छे डायरेक्टर को आप नाटक करने को बोल दीजिए, अभिनेता अगर गुड़ गोबर है तो आप नाटक अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन रंगमंच में उल्टा है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, नाम निर्देशक का होता है, अभिनेता की तरह बाद में पता ही नहीं चलता कहाँ गया। और फिल्मों में एकदम उल्टा है, फिल्मों में डायरेक्टर का नाम अमूमन लोग नहीं जानते और अभिनेता सर्वोपरि हो जाता है, जबकि पूरी तरह से डायरेक्टर का मीडिया है। और रंगमंच हमेशा पूरी तरह से अभिनेता का माध्यम है, और अभिनेता को हमेशा निर्देशक के साथ समर्पित होकर चलना ही चाहिए, मेरा ये मानना है। चाहे फिल्म करो चाहे थिएटर करो, जब आप समर्पण करेंगे तभी वो आपके सामने 10 ऑप्शन रखेगा। आप वन डे ट्रैफिक चलेंगे तो थिएटर नहीं हो पाएगा, अभिनय नहीं कर पाएंगे, आपको वन डे नहीं चलना होगा, चौराहे पे खड़ा होना होगा, कहाँ जाना है, किस एक ही रोल है, मुझे बताओ, अगर आषाढ़ का एक दिन हो रहा हो, मैं भी बिलोंग कर रहा हूँ, 4 एक्टर और कर रहे हैं, कि चारों एक तरह से करेंगे, एक ही चौराहा है, नहीं करेंगे, सबका अलग अलग प्रोसेस है, हर डायरेक्टर का भी अलग प्रोसेस है। आप पहले से ही परफेक्शन लेके जाएंगे, हम गलती क्या करते हैं, हम पहले से ही पूरा चरित्र चित्रण करके डायरेक्टर के सामने जाना चाहते हैं, पता चला वो कुछ और ही सोच के बैठा है, तुम्हारा कुछ भी पसंद नहीं आएगा उसको। तो पहले उसको देखो, समर्पित करो। तो इसीलिए मैंने कहा, जो पहला वक्तव्य फिर दोहराता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता, मैं पूरी तरह सरेंडर कर देता हूँ। जब मुझे समझ में आ जाता है सामने वाला चाहता है, तब मैं धीरे से निकालता हूँ, शुरू करता हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने समझा तो समझ। लेकिन दादा उसके लिए पिटारा भरा भी तो होना चाहिए, पिटारे में बहुत कुछ होना चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए, और आपसे प्रैक्टिस भी होना चाहिए।
पता चला तलवार आपके हाथ में दे दी गई और आपको चलाना आता था और आप चल नहीं रही तलवार, तो फिर तो गए काम से। तो डायरेक्टर आपके हाथ में तलवार देता है, कभी छुरा देता है, कभी चाकू देता है, अलग अलग तरीके के हथियार देता है, मतलब चलाओ। भाई चलाने के लिए क्या लेके आया आपको मालूम नहीं, आज छुरा लेके आने वाला है, तलवार, बंदूक, बम, पिस्तौल, आपको नहीं मालूम, वो डायरेक्टर का विजन है। लेकिन आप अभिनेता है तो जवान की तरह आपको छुरा, चाकू, बंदूक सब चलाना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस में नहीं, आपको आता ही नहीं, आपको बंदूक चलाना आता ही नहीं है, डायरेक्टर बंदूक लेके आया है, गोली भरना भी नहीं आता और बोलेगा आप गोली चलाना है, कैसे चलाओगे? तो एक अभिनेता की जिम्मेदारी है कि आप तैयार रहें। ठीक है, हो सकता है सब कुछ तैयार नहीं हो पाएगा, हर अभिनेता, देखो हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, हो सकता है कोई नाच ना सकता हो, कोई गाना सकता हो, लेकिन जो कर सकते हैं उसकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और तभी निर्देशक को आप ये कह सकते हैं कि सर ठीक है आपने 10 सीनें करी, पर सर मुझे तो 3 ही चलाना आता है, मैं 3 में बड़ा परफेक्ट हूँ, आप बताइए 3 को कितने तरह से चलाना है। लेकिन वो भी तब बोल पाएंगे ना जो तुमने कहा कि पटवा में होना चाहिए, 3 हो चाहे 30 हो, अबे होगा तभी तो नहीं होगा। इसीलिए तो यार ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्रेनिंग वही सब हथियार इकट्ठा करना सिखा देती है कि आपके हथियार क्या क्या आपके पास है ना। मतलब तो आप अच्छी बात तुमने कही, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मैं अगर कहूँ तो हथियारों का वो जखीरा है, वो जजीरा है जहाँ ये सारे हथियार है। आप चलाना सीखते रहो, कब क्या चलाने का मौका मिल जाए, कब क्या चलाना पड़ जाए, तो आप सारे हथियार चलाने सीखो, लेकिन अपने लिए देखो कि तुम्हारे ऊपर कौन सा हथियार सूट करता है। अब सोचो कि अगर मान लो घोड़ा चलाना, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूं और मेरे जैसे आदमी तो घोड़ा चलाना सीख तो लूंगा, लेकिन क्या मैं घोड़ा चलाता हुआ अच्छा लगूंगा, ये भी मुझे समझना पड़ेगा। एक अभिनेता के नाते आप घोड़ा चलाना सीखिए जरूर, लेकिन आप ये मत सोचिए कि जो घोड़ा चला रहा हूं अब मैं पारंगत हो गया हूं तो मुझे लोग घोड़ा चलवाएंगे ही चलवाएंगे। तो आप सारी चीजें सीखिए और उसमें आप रिजिड मत होइए कि मैंने सीख लिया मैं यही करूंगा, नहीं, आपने सीख तो सब लिया है, लेकिन आप क्या करते हुए अच्छे लगते हैं और कितना करते हुए अच्छे लगते हैं ये तो निर्देशक की जिम्मेदारी है और वो करेगा ही करेगा और आपको उसको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन दादा एक बात है, जब आप प्ले करते हो तो आप ही डायरेक्टर होते हो, आप ही एक्टर होते हो, आप ही म्यूजिशियन होते हो, तो आप अपने आप को कैसे कैसे देखते हो कि मतलब अब एक्टर है, एक्टर को डायरेक्टर भी बनना है, अपने आप को देखना भी है, तो मतलब वो अलग अलग रूप को कैसे, मतलब ये तो अलग अलग रूप हैं, लेकिन एक आदमी कैसे? ये जो सवाल है ये थोड़ा सा मैं इसको सीधा कर दूं पहले कि ये सवाल तुम्हारा मेरे सोलो परफॉर्मेंसेस के बारे में, ग्रुप परफॉर्मेंस के बारे में नहीं। तो सोलो के बारे में मुझे आपने बहुत सारे सोलोज किए। जब मैं म्यूजिकल सोलो करूँ या ऐसा भी कुछ भी करूँ, अभी मैं एक करने जा रहा हूँ, एक और करने जा रहा हूँ साथ, मेरे ख्याल से वो भी आसमान जो भी अगर कर पाऊँ तो, नहीं तो उसको ग्रुप में करूंगा। जब ग्रुप में करते हैं तो उसका जवाब तो हमें मिल चुका कि आपको निर्देशक को मानना ही है, लेकिन जब आप सोलो करते हैं तो आपके सामने न तो कोई निर्देशक न तो कोई दर्शक है। अब आप जज कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए अनुभव की जरूरत है, सिंपल। और वो अनुभव ये है कि सेम टाइम जब आप अभिनय कर रहे हैं या कुछ ब्लॉकिंग कर रहे हैं या गाना गा रहे हैं, आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए, उसी समय आप अपने आप को दर्शकों में भी रख सकें कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और मैं वहां बैठा होऊंगा तो मैं कैसे दिख रहा हूंगा, कैसा दिख रहा हूंगा। ये गाना अगर मैं ऐसे गा रहा हूं तो मुझे खुद को सुनना पड़ेगा, मैं सुनाने के लिए गा रहा हूं मुझे मालूम है, लेकिन खुद को सुन के मुझे जज करना पड़ेगा कि मैं जब ये गा रहा हूं मुझे कैसा लग रहा है। अगर वो सही लग रहा है क्या ऑडियंस को भी ऐसा ही लग रहा होगा, जो मैं दिखाना चाहता हूँ क्या वो ऑडियंस को दिखेगा। तो मेरे गुरुओं ने बड़ी अच्छी बात सिखाई, उन्होंने कहा कि जिस समय तो मंच पे हो उसी समय तुम्हें दर्शकों में बैठा होना चाहिए। शुरू में बात समझ में नहीं आती, ऐसा लगता था क्या यार, मतलब मैं जिस समय मंच पे हूँ उस समय मैं दर्शकों में भी होना चाहिए। अपने आप को देखना सीखो, क्या अपने आप को देखना, कैसे देखते होंगे यार अपने आप को, क्या देखते होंगे। लेकिन बाद में मुझे समझ में आई कि बहुत अनुभव की बात है, जब आप खुद को निर्देशित कर रहे हो उसी समय आपको खुद का दर्शक भी बनना पड़ता है। उसमें कई बार गलतियां भी होती है और अनुभव से वो गलतियां सही होती है। आपको अपना ही नाटक 4 साल पहले जो किया था, 4 साल बाद खुद ही लगता है कि यार मैंने क्या बेवकूफी करी थी, कितना गलत किया था, अब उसको और ऐसा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप 4 साल में आप भी ग्रो कर गए, आपकी भी बुद्धि जीविता करी बढ़ी, बुद्धिमान हुए, आपकी आंखें दर्शक बनने को और सक्षम हुई, इसीलिए तो आप अपने ही नाटक को देख पा रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 साल पहले मैंने अच्छा नहीं किया था।
अब वही नाटक दोबारा एक नाटक डायरेक्ट करते हो, उसी नाटक को 2 साल बाद डायरेक्ट करते हो, तो क्या वैसा ही कर पाते हो? नहीं, उससे थोड़ा अच्छा। और फिर वही नाटक जब 3 साल बाद फिर किसी ग्रुप के साथ डायरेक्ट करते हो तो लगता है कि नहीं यार, वो जो किया था वो अच्छा नहीं था, मैं और किसी तरीके से करूंगा। इसका मतलब है कि आप 3 साल पहले या 5 साल पहले जो आपने किया था, अब आप उसको देखने की भी क्षमता रखते हो। तो आप अपने देखने की इस कला को बढ़ाइए, और ये कहीं किसी किताब में नहीं सिखाई जा सकती बात। एक निर्देशक करता क्या है, निर्देशक की जिम्मेदारी ये होती है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या करना है बताने से ज्यादा क्या नहीं करना है ये बताना निर्देशक की जिम्मेदारी है। नहीं तो अभिनेता तो पगला घोड़ा है, उसको छोड़ फालतू की तरफ भाई कुछ भी करेगा, 50 चीजें करेगा और उसको सब अच्छा लगेगा। अभिनेता को लगता है मैं सब अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन निर्देशक जो बताता है ये नहीं करना, ये नहीं करना, इस नाटक के लिए ये नहीं करना, इस नाटक के लिए ये नहीं करना। आपको स्किल डेवलप करना पड़ता है कि आप अपने ही काम को मंत्रमुग्ध होकर ना देखें, उसको काटना सीखें। ये बहुत अच्छा मैं कर रहा हूं, लेकिन इस नाटक में नहीं चाहिए अजय कुमार, तो नहीं चाहिए, ये किसी और नाटक में इस्तेमाल कर लेना, अभी इतना ही करना है। तो अपने आलोचक, अपने क्रिटिक खुद बनिए। लेकिन ये कहना बहुत आसान है गुरु, आप भी समझ रहे हो, आप इतना लाइट करते हो, सेट करते हो। अगर कोई कहे कि अपना ही सेट को जज करो, ये करो, कहना बहुत आसान है, लेकिन ये करना एक अनुभव, जिसको कहते हैं ना क्रमिक अनुभव है, जब आप इस सीखते हैं। तो वही मैं करता हूँ, मैं अपने प्रति बहुत क्रूएल हो जाता हूँ, मैं हंसता मुस्कुराता रहता हूँ, सब करता हूँ। लोगों को लगता है अरे ये तो कभी पता ही नहीं चलने देता, टेंशन में तो मुझे कभी किसी ने देखा नहीं आज तक, न मंच पे उधर देखा, नहीं इधर, मैं नबीन में कोई कॉन्सेंट्रेशन के लिए कहीं कोने में जाकर नहीं बैठता हूँ। मैं आराम से बैठकर गाने सुनता हूँ, चाय पीता हूँ, घूमता रहता हूँ, मैं खड़ा रह नहीं पाता। ये मेरा तरीका है कि जब तक नाटक खत्म नहीं होगा मैं बैठ ही नहीं पाता, मैं घूमता रहता हूँ, चाहे दूसरा रोल कर रहा हूँ, तीसरा कर रहा हूँ, चक्कर लगाता रहूंगा, एंट्री पे जाऊंगा, फिर चक्कर लगाता रहूंगा। मैं अलर्ट रहता हूँ, तो मैं अपने प्रति क्रूएल होता हूँ, पता नहीं चलने देता। तो ये मेरी प्रक्रिया है, हो सकता है किसी और की और प्रक्रिया हो, लेकिन हाँ, मैं अपना दर्शक खुद हूँ और बहुत ही क्रूएल ऑडियंस हूं मैं अपना। मैं अपना ही दुश्मन हूँ, कुछ मालूम, कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता, कोई कॉम्प्रोमाइज में नहीं करता। खराब है तो खराब। एक बार दुविधा का शो बहुत खराब हुआ इलाहाबाद में मैं दुविधा का शो करने गया, इतने सारे शोज कर चुका था और बहुत ही बढ़िया, वो भी हिट शो है, बड़ा भान और दुविधा दोनों मेरे हिट शो रहे, बहुत पॉपुलर हुआ। एक बार वो झटका खाया, मैंने क्या किया गुरु, इलाहाबाद में मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर डाला। मैंने कहा यार थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इसमें होता क्या है, फेल होऊंगा पास होऊंगा पता नहीं। इतना खराब शो किया मैंने, इतना खराब शो कि जब नाटक खत्म हुआ तो मैं ग्रीन रूम से तब तक नहीं निकला जब तक उस पूरे कैंपस में सन्नाटा न छा गया हो, एक एक लोग चले न गए, सिर्फ ऑर्गेनाइजर बच गए। तब मैं निकला बाहर और मैंने, जिस दिन मीटिंग हुई, मेरे म्यूजिशियन बैठे, मैंने बोला हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने ये जो किया, हमने सोचा कि हम ऐसा करके दर्शकों को बहुत खुश करेंगे, ठीक है ना, और हम एक शिकार हो गए, एक छोटे से ट्रैप में आ गए और हमने क्या किया, उस नाटक को बिगाड़ दिया। मैंने कहा कल ये सब गाने नहीं रहेंगे। बोला क्या बात कर रहे हो, कल भी शो है। मैंने कहा रात के रात गाने सीन है, रात के रात सीन कटेगा और ये मैं नहीं करूंगा, कल मैं दूसरा कुछ करूंगा। मैंने, अच्छा मुझे क्या लग रहा था गोविंद इस शो को करते हुए कि मैं इतना बढ़िया कर रहा हूँ, मैंने जो आज एक्सपेरिमेंट किया है ना गुरु, आज तो कल अखबारों में छपना है, ढा दिए जाओगे इतना सुने तो लोग कहने वाले क्या बात है, कहानी कथा गायन वाचन के साथ क्या एक्सपेरिमेंट कर डाला। और जब मुझे पता चला कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था, उस दिन उस नाटक से सारे सीन निकाले मैंने जो कि बहुत अच्छे थे, और मैं बहुत अच्छे से गाने हटा दिए। मैंने कहा नहीं, अच्छा बहुत है लेकिन नाटक के साथ नहीं जा रहा है। ये हमने क्या किया, हम ज्यादा ना अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके हम बहुत अच्छा गाएंगे, नाटक के साथ गया ही नहीं गाना ये सारा। तो अपना क्रिटिक आपको होना पड़ेगा, तलवार अपने आप को चलाइए, काटिए नहीं। लेकिन एक मजेदार चीज और है ये लाइव परफॉर्मेंस की, कि आप हर दिन कुछ ना कुछ ग्रो कर जाते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज मिल जाती है, वो तो खासियत है उसमें। जी दादा, आपने फिल्में भी की हैं, मतलब बहुत सारी, मतलब तो मैं चाहूंगा कि फिल्मों में एक्टिंग का एक्सपीरियंस, हाँ मतलब एक नहीं, एक के अतिरिक्त बहुत सारी है। हमने देखी भी, एक बच्चों की फिल्म की आपने, बहुत बढ़िया फिल्म थी वो, है ना। तो मतलब फिल्मों में और थिएटर में क्या अंतर आता है, या एक्टिंग वैसे ही रहती है? लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, थिएटर एक्टिंग, हर किसी को लगता है थिएटर एक मीडियम है जहाँ से जाके आपके लिए आसान होता है फिल्मों में काम करना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले तो इसके बाद ना ये सवाल जब पिछली बार आप
रंजन भाई का इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैं पूरा वो इंटरव्यू देख रहा था और आपने सेम सवाल जो अभिनय के बारे में मुझसे पूछा है, यही सवाल उनसे आपने संगीत के बारे में पूछा कि नाट्य संगीत में और फिल्म के संगीत में आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपने फिल्में भी की है, आपने खुद ही अपनी फिल्मों में म्यूजिक भी दिया है, आपने रंगमंच में भी आप संगीतकार के तौर पर जाने जाते हैं। यही सवाल था आपका सेम, तो दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, यही सवाल है, बस उसमें संगीत की जगह अभिनय आ गया है। ठीक है, और कुछ नहीं हुआ। देखो कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। और एक तो पहले इस बात को लोगों को दिल दिमाग से निकाल देना चाहिए, ठीक है ना, कि रंगमंच का अभिनय जो है वो आप अगर सीख करके जाएंगे तभी फिल्मों में कुछ कर पाएंगे, ऐसा कोई समीकरण नहीं है दुनिया का। ठीक है, अच्छा रंगमंच के अभिनय में फिल्मों के अभिनय में अंतर क्या है? भैया अभिनय अभिनय है, आप अंतर मत पूछिए, आप इस सवाल को ठीक करिए, आप पूछिए तरीका क्या है, फर्क क्या है? अंतर अंतर है नहीं, अभिनय अभिनय है भाई। वहां भी एक अभिनेता अभिनय कर रहा है, यहाँ भी एक अभिनेता अभिनय कर रहा है, तकनीक का फर्क है, अंतर नहीं है। उसको भी अभिनय ही कहेंगे, इसको भी अभिनय ही कहेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम टर्मिनोलॉजी गलत इस्तेमाल करते हैं। फिल्म एक्टिंग है और थिएटर एक्टिंग है। एक्टिंग है टेक्निक, थिएटर का थोड़ा अलग है, फिल्म का थोड़ा अलग है, वहां आपको तकनीकी रूप से साउंड होना पड़ता है दूसरी चीजों के लिए, कैमरे के लिए, सेट के लिए, को एक्टर की बहुत सारी चीजें हैं, उसके हम नहीं जाए यहाँ पे। और रंगमंच देख सीधा दर्शकों से संवाद स्थापित करने की विधा है। तो उस समय कहते थे कि भाई रंगमंच के अभिनेता बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता है, बिना चिल्लाए तो उसका काम ही नहीं चलता। ये उस समय का सत्य था, मैं मान सकता हूँ। आज तो लेपल माइक आ गया। अब एक बात बताइए, आप बोलते हैं कि फिल्म में बहुत धीरे, जो बेसिक बातें होती हैं हवा में, उसकी बात कर रहा हूँ। थिएटर वाला एक्टर बहुत लाउड हो जाता है, इतना लाउड हो जाता है कि फिल्मों में जब जाता है तो उसको कहना पड़ता है कम करो कम करो। इस तरह की बातें हम बेसिक करते हैं। अभी एक बात बताओ, क्या फर्क रह गया? अभी इतने तकनीकी रूप से आप इतने समृद्ध हो चुके हैं कि जिस तरह का अभिनय, जिस तरह का बहुत ही सटल और बहुत ही धीरे से बोलना और जो कुछ आप फिल्मों में करना चाहते हैं वो मंच पे आप कर सकते हैं। आज की तारीख में कर सकते हैं कि नहीं? आपका कितनी सुविधा है। आप अगर सांस भी धीरे से ले रहे हैं तो ऑडियंस को सुनाई देगी, आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। जहां पढ़े तो पढ़े, पढ़े तो पढ़े जी। अब बताओ, तकनीक इतना जब आ गया, जो आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, जो आप करना चाहते हो वहां भी कर सकते हो। तो अब क्या बोलोगे आप? अब क्या करोगे? अब तो थिएटर में अपनी जोर से कई चीजों को करने की जरूरत नहीं रह गई। तो क्या दोनों एक हो गए? हाँ बिल्कुल एक हो गए, लेकिन वो उस विधा का नाम है अभिनय। लेकिन समय के साथ तकनीक, एक बात बताओ, पुरानी फिल्में देखो, पारसी थिएटर से प्रभावित है अपना पूरा बॉलीवुड अभी भी। तो क्या वहां लाउड एक्टर नहीं हुए? पुरानी फिल्मों में तो लाउड एक्टिंग नहीं होती थी, जब ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था या बाद में भी, तो बहुत जोर जोर से बोलने वाले थिएटर नहीं हुए, फिल्में नहीं बनी। आज भी तुम देखो ना, चलो मैं ऐसी एग्जाम्पल देता हूँ, कई सारी फिल्में, गोविंदा की फिल्में हो गई या इस तरह की जो फिल्में हैं, वो क्या लाउड नहीं है? बहुत लाउड है। वो तो थिएटर जो मंच पे कर रहे हैं उससे भी ज्यादा लाउड एक्टिंग करी है उन लोगों ने वहां। तो अब कहा, अब क्या बोलोगे? रियलिस्टिक एक्टिंग, फिल्मों का रियलिस्टिक एक्टिंग और स्टेज का रियलिस्टिक एक्टिंग, दोनों में तकनीक अलग इस्तेमाल होता है। फर्क है, कोई फर्क नहीं है। आज आप वेटिंग फॉर गोडो करोगे और आपके पास इतनी सुविधाएं हैं कि आप मंच पे आराम से कर सकते हो। और लगेगा कि लोग, कई नाटक तुमने भी ऐसे देखे होंगे कि नाटक देखते लगा नहीं नाटक देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं ऐसा लगा। और कई फिल्म देखते हुए ऐसा लगता है कि ये फिल्म है कि नाटक है, एकदम नाटकीय तरीके से शूट किया गया है। वो भी हमारा इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों विधाएं आपस में मर्ज है, तकनीक का फर्क है और कोई फर्क नहीं। अब इसी बात से अनुराधा मैम एक एक्सरसाइज देती थी, म्यूजिक एक्सरसाइज, कि आपको हूबहू एक एल्बम बनाना है, जैसे कि आप टीवी में देखते हो वैसा स्टेज पे क्रिएट करना है। वो बड़ा मजा आता था क्रिएट करने में। अच्छा, अब मैं वो बात मेरे दिमाग से निकल ना जाए, क्योंकि चित्रंजन भाई देख रहे हैं क्या? है क्या? ये चले जाए। अभी नहीं है जी, कोई बात। तो पिछली बात में उन्होंने जो कही थी उससे हमारी एक बार बीच में बात हुई थी, अगर तुम्हें याद हो, कि आप उस बात से कितना एग्री करते हैं जो चित्रंजन भाई ने कहा था कि फिल्म संगीत में और नाट्य संगीत में क्या फर्क है। और उन्होंने कहा था कि कोई फर्क नहीं है। आप जो काम बाबा कारम कर रहे थे, बाबा कारम तो एक दिन कारम जी ने हमसे एक बार बात शेयर की थी, जब रहमान नए नए आए थे
और टीटू भाई ने भी इसका उदाहरण दिया रहमान के म्यूजिक का, सारे गानों का। हम लोग एक नाटक कर रहे थे, रोमियो जूलियट एक टेक्निकलर, रोस्टी नोवेल डायरेक्ट कर रहे थे। सच मानो मुझे नहीं पता था कोई ताल नाम की फिल्म है, कोई यार रहमान है, और ये सारे गाने एक फिल्म के, और वो गाने इस्तेमाल हुए। मेरे लिए नाटक संगीत था, मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। और रहमान के गाने, ताल के गाने आज भी जब बजते हैं तो मैं उसको फिल्म का गाना नहीं मान पाता हूँ, मुझे आज भी नाटक ही याद आता है मुझे अपना, ठीक है। अगर आप ना बताया जाए ये गाना, जैसे अभी काटेर कालजात घुसली करके एक लागी करेंगा कटार करके नाटक है, मराठी का नाटक है, उसकी फिल्म बनी है, आप उस फिल्म को देखिए, सेम गाने इस्तेमाल हुए हैं जो स्टेज पे होते हैं, एक दो नए गाने भी आए। तो क्या आप कहोगे नाटक संगीत और फिल्म संगीत में बदल गया? इट इज बंदिश है, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन आपको लगता है फिल्म का संगीत है? संगीत संगीत है, आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। मैं कई नाटक के ऐसे गाने सुनाऊंगा कि अगर ना बताऊं कि नाटक के गाने हैं तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि नाटक के गाने हैं, और कई फिल्म के गाने ऐसे हैं जो आपको सुनाया जाए तो आप कह नहीं सकते, आपको ना बताया जाता तो लगेगा नहीं ये फिल्म के गाने। तो टीटू भाई ने उस दिन बड़ी अच्छी बात कही थी, कोई फर्क नहीं है। कारण जी ने एक बार हम लोगों से बात शेयर की थी, मैं उसमें भी कहना चाह रहा था लेकिन ऐसे सामने सामने बात हो नहीं रही थी। कारण जी ने एक दिन मजाक मजाक में कहा, हम लोगों ने पूछ लिया था, हमने बोला बाबा एक बात बताइए यार, रहमान जो है यार क्या लगता है क्या कर रहा है, नया नया लड़का आया है। तो कारण जी ने बोला जो पैसे का अभाव में रंगमंच असुविधाओं के कारण, असुविधाओं की वजह से मैं नहीं कर पाया, उस सुविधाओं को मिलते ही ये लड़का कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो मैं सुविधाएं नहीं है रंगमंच के बहुत सारे, नहीं तो अगर रहमान के गाने सपने देखे जाए बहुत अच्छी है, बहुत सारे गाने ऐसे ही। रहमान एक उदाहरण है। आप किशोर कुमार के गाने सुने, किशोर कुमार के गानों में जो नाटकीयता है, तो अब आप क्या कहोगे इसको। फिल्म अब पड़ोसन उदाहरण के तौर पर ले लो ना, पड़ोसन फिल्म के सारे गाना अगर उसको किसी नाटक में ऐसे भी गाओ, नाटक है पूरा, लेकिन वो फिल्म में फिल्म संगीत हो गया, नाटक में तो नाट्य संगीत हो गया, नहीं, नाट्य संगीत एक टर्म ही हटा देना चाहिए, फिल्म संगीत एक टर्म ही हटा देना चाहिए। संगीत फिल्म के लिए या संगीत थिएटर के लिए, बस ऐसा नहीं कि नाट्य संगीत हो गया, संगीत हो गया, सही है, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। जी पांखी, वहां भी ध्वनि प्रभाव है, और हम थिएटर में भी ध्वनि प्रभाव उत्पन्न जरूरी नहीं है कि नाटक में गाना ही हो, बैकग्राउंड स्टेज में हम भी तो क्रिएट करते हैं ना, कभी रिकॉर्डेड कभी लाइव, ध्वनि का प्रभाव इफेक्ट इसलिए पैदा करते हैं सीन को इनहांस करने के लिए, दृश्य को और सार्थक बनाने के लिए। वैसे ही फिल्मों में होता है, पीछे से कुछ बज रहा होता है, हो सकता है डायलॉग ना हो उस लंबे सीन में, लेकिन पीछे कुछ बजता है, तो क्या वो संगीत नहीं है? आप क्या कहोगे सिर्फ ऐसा? तो वहां भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो रंगमंच में अपनाई जा रही है, सिर्फ दोनों माध्यम का फर्क है, लेकिन संगीत अपनी जगह पूरी तरह संगीत है। हाँ पांखी जी, मैं तो दादा की बातें सुन के मतलब खो गई हो, इतने अच्छे से बता रहे हैं हर बातें, तो बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। जी जी। और दादा ऐसे कोई एक्सपीरियंस बताइए आप, थिएटर का हो या फिर आपका फिल्म का भी हो सकता है, जो मतलब आपको हमेशा मतलब याद आता है, ऐसा कुछ मजेदार भी हो, मतलब बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता है या फिर गुड एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जो सुन के हम भी कुछ ऐसे, हमें भी कुछ सीखने को मिले या फिर हमें भी अच्छा लगे, ऐसा कुछ। देखो बहुत सारी मजेदार घटनाएं हैं, और अच्छी भी है बुरी भी है, हास्यास्पद भी है और सम्मानजनक भी है। चमत्कार, मंच पर चमत्कार होते रहते हैं, और इस तरह की चीजें किसी के साथ भी हो सकती है। आप 100 शो करने के बाद भी ये गारंटी नहीं ले सकते ना कि 101वां शो मेरा अच्छा ही होगा, कुछ भी हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी मजे की घटनाएं भी घटी हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जो आज भी मुझे याद, बहुत बड़ी घटनाएं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, चमत्कार हो गया था, कुछ हो गया था। जैसे एक घटना मुझे हमेशा याद आती है और मैं आज भी हिल जाता हूँ कि हुआ कैसे, और ये 2 बार हुआ मेरे साथ। हम एक नाटक कर रहे थे, कंपनी उस्ताद, रविंद्र भारती जी का लिखा हुआ, संजय भैया डायरेक्ट कर रहे थे। उसमें एक सीन था, मैं एक मांडल लेके आता था बीच स्टेज पे और आला उदल गाता था, आला उदल की 4 पंक्तियां गाता था, और वहां से नाटक फिर बढ़ता था, और हम लोग कॉस्ट्यूम चेंज करते थे, फिर करेक्टर बदलते थे, और सूत्रधार भी करते थे, रोल भी करते थे। अभी गाना गाते गए, फिर चेंज करके आना, फिर एक रोल किया, फिर गए। पहली बार मैंने ये जाना स्टेज पे ब्लैंक होना किसे कहते हैं, होता ना, ब्लैंक हो जाते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता। देखो 400 हो चुके थे, 600 करने से 5वां शो था शायद, जहां तक मुझे याद है, हाँ 5वां ही था ऑलमोस्ट। और मैं मांडल लेके बीच स्टेज पे आया गुरु,
मैं बैठा और जैसे मैंने बजाना शुरू किया, मैं पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गई, 6 के 6 लाइनें में भूल गया। मुझे एक लाइन याद नहीं कि मुझे गाना क्या है। जबकि 1 महीने से रिहर्सल कर चुका हूँ, 4 शो हो चुके हैं, आज 5वां शो है, और मुझे आंखों के आगे ना, पहले सुनता था मैं कि स्टेज पर चांद सितारे नजर आते हैं, ब्लैकआउट होता है ना, हाथ पर कांपते हैं। मुश्किल से 10 सेकंड हुआ होगा, 10 सेकंड तक मुझे एक लाइन याद नहीं आया कि पहला लाइन क्या गाना है मुझे। और मेरे हाथ में पसीने से कर सच में चमकते हुए सितारे नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कुछ आग वाग लग गया हो, मुझे दिखाई देना बंद हो गया। मेरे आंखों के आगे ब्लैकआउट, ना मुझे लाइट दिखाई दे रहा, ना ऑडियंस दिखाई दे रही है, तब तक पसीना, और मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। मैं विंग में देखा मैंने, तो लोगों ने देखा शुरू क्यों नहीं कर रहा, मुझे सच में कुछ याद नहीं। फिर देखा मैंने विंग में कि कोई मुझे कुछ पहला लाइन बता दे, पहली लाइन। फिर देखा, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा करते 10-15 सेकंड हो गए। फिर मैंने विंग में देखा, और अचानक जो मेरा कोई एक्टर था, ठीक है ना, वो वहां से हारमोनियम पे, क्या वो सुर देके बैठा हुआ था, ठीक है, कोड वो सीधे रखा था, वो कोड पे ही जा रहे थे, कॉर्ड देके बैठा हुआ था। अचानक पता नहीं कहां से वही होता, ऊपर वाले ने चमत्कार दिया, उसने क्या किया, उस ट्यून को बजा दिया। बिलीव करो, जैसे उसने पहली पंक्ति बजाई, धुन बजाया, और ऐसा लगना कि हजारों वाट का बल्ब जलता हो। मुझे सारी लाइनें याद है। एक धुन भूल गया था, वो किया, और फिर मैं बाहर निकला। एक ये हुआ। बड़ा भाड़ में एक बार घटना मेरे साथ हुई, कम से कम 100 शो हो चुके थे। सोचो, एक नाटक के 100 शो हो चुके हैं, लंबी कहानी है। और सबसे अच्छी बात है कि मैं अकेला करता हूं, तो मैं कहानी को कहीं भी इधर से उधर आगे पीछे कर सकता हूं, मेरे हाथ में। ऑडियंस को क्या पता मैं क्या सुनाने जा रहा हूं। 1 घंटे का नाटक है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट हुए होंगे, और मुझे अचानक पता चला कि ये मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि अब जहां मैं जो कह रहा हूं, इसके बाद 10 मिनट में नाटक खत्म होने वाला है, 15 मिनट में। 1 घंटे का नाटक आधे घंटे में खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि मैं जंप कर गया हूं 3 पेज। बोलते बोलते मैं भूल गया और सीधे पहुंच गया क्लाइमेक्स पे। और अचानक अब मेरे म्यूजिशियन मुझे देख रहे हैं कि ये गाना, ये कौन सा गाना आ गया, देखिए ये क्यों गा रहे हैं। तो उनको मैंने निकला, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। और अचानक याद आया कि यार मैं 3 पन्ने जंप कर चुका हूं, मतलब नाटक जो है 20 मिनट स्किप हो चुका है, नाटक अंदर 15 मिनट में खत्म होने वाला है। बिलीव नहीं करोगे, उस नाटक में कथा गायन गाते में कितनी छूट है। मैंने अचानक नाटक रोका, मैंने कहा मिश्रा जी, ऐसी लिटरली ऐसे ऑडियंस के सामने बात हो रही है। एक बात बताओ, अगर हम इस समय राजमहल में हैं, तो राजमहल के पहले बनिए के यहाँ भी तो एक भेष करता है ना। बोला हाँ। अब म्यूजिशियन समझ नहीं रहे, मैं क्यों पूछ रहा हूँ। अरे हाँ हाँ, वो डरता है। बोला तो यार ये तो मैंने दर्शकों को बताया नहीं, और जब तक हम दर्शकों को ये ना बताए कि इसने इससे पहले क्या क्या कर रखा है, तो राजमहल में अचानक आके करेगा तो कैसे समझ में आएगा। बोला हाँ, दर्शक समझ में नहीं है क्या बातचीत, सीरियस बातचीत चल रही है, नाटक रुका हुआ है। मैंने तो काम करते हैं ना, फिर से वो बनिए के वाला गाना बजाओ, दर्शकों से बोलते हैं कि जरा हम आगे चले गए थे, हम वापस आते हैं। मैंने पूरा राज दरबार का सीन कर दिया है, और दर्शकों को बोला, मेरा माफ करें, हम आगे चले गए जोश जोश में, तो आपको ना फिर से एक और सीन सुनाते हैं, वापस आते हैं। मैंने फिर से वो नाटक वहीं से शुरू किया, और ऑडियंस अचानक उनको क्लिक हुआ, ऑडियंस से ताली बजाने से पहुंचने लग गए। और मैंने चलते सो में बोला, मैंने कहा मैं भूल गया हूँ, भूल चुका हूँ, गलती से 4 पन्ने आगे चला गया, 3 पन्ने में आता हूँ। फिर से कहानी शुरू की, और फिर से वहां, लेकिन जब याद आया था ना मुझे कि मैं 3 पन्ने आगे चला गया, तो मैं सेम वही स्थिति को ऐसा पसीने में हो गया था। ये तो अलग बात है, फॉर्म ऐसा है कि आप दर्शकों को बांध लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, केवल निकल गया। एलिनेशन की थ्योरी आ गई वहां पे। एलिनेशन लग गया। तो ये तो घटना ऐसी मुझे भगवान मैं आज भी डरता हूँ, फर्स्ट में लगते ही ना। हाँ, एक बात और बताना भूल गया, इसी क्रम में इस तरह एक एक्टर की एंजाइटी है, सेकंड में लग गया, बड़ा भाव भी कर रहा हूँ, अब 150 से ऊपर हो चुके। और एक दिन अचानक क्या हुआ, पता नहीं क्या बात करके स्क्रिप्ट में थे हम, मुझे सब अनिल मिश्रा, और 3rd दिन लगने वाला है, और मैं आया, मैंने कहा एक बात बताओ। सुशील था, किसी राजेश से पूछा, क्योंकि वो स्क्रिप्ट लेके बैठते हैं, क्यों लेके बैठते हैं ना, मेरे पास तो होता नहीं। मैंने पहली लाइन बताना क्या है, अब तीनों मुझे ऐसे देख रहे हैं, 3rd दिन लगने वाला है, ऑडियंस बैठ चुकी है, मैं भी ऑडियंस के सामने हूँ, और स्टेज पे हमारी अभी माइक ऑफ है, क्योंकि 3rd दिन लगने के बाद माइक मेरे वाला ऑन होगा, बोल रखा है। मैंने पहली लाइन बताओ। मतलब, अरे बोला मुझे पहली लाइन ही याद नहीं आ रही है, 150। मैंने क्या बोलता हूँ मैं। बोला आप पागल हो क्या कह रहे हैं आप। अरे मैंने बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा पहली लाइन क्या है, और मैं कैसे थरथरा रहा हूँ। मैंने कहा मैं भूल गया पहली लाइन क्या है।
बोला पहली लाइन ये है, कैसी मेरे हो गया था, थर्ड बेल मारो थर्ड बेल मारो, याद आ गया पहली लाइन से पूरा नाटक। अब गोविंद ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे आज भी मुझे समझ में नहीं आता। और शायद आपके अंदर का अभिनेता ने लगातार प्रोसेस में है तो आप डरते भी रहते हैं, और वो डर जरूरी है, आप भूल जाएंगे कुछ हो जाएगा, वही आपको जिंदा रखता है आगे सीखने के लिए। तो ये 3 बार ऐसे हुआ मेरे साथ और ये अनबिलीवेबल था, इसको आज भी याद करता हूँ मैं कांप जाता हूँ कि क्या हुआ था दादा हम लोग जितना भी गपशप करते रहे खत्म होने की, ये भी स्टोरी टेलिंग है, और मतलब जितना चलता जाएगा है ना, कि मतलब 1.5 घंटे के करीब पहुंच गया और पता भी नहीं चलता कि 1.5 घंटे कैसे गुजर गए। तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो गाना बहुत पसंद है, जो आप हमेशा गाना चाहते हैं, उसके साथ खत्म करें हम लोग इस प्रोग्राम को, कि जो आप हमेशा करीब है दिल के। मेरे बैच के साथ मैंने कौन सा नाटक मेरे बैच के साथ नहीं किया था। तुम्हारे अरे बंसी का नाटक कर रहे थे जौन के जोते मस्त के अंदर अच्छा मस्त नेहा हाँ, उसका एक गाना मुझे बहुत पसंद है, और वैसे तो बहुत सारे गाने हैं। और कन्हैया के प्ले, कन्हैया का चूंकि डिप्लोमा प्रोडक्शन, क्योंकि मैं कन्हैया गाने इतने गा चुका हूँ, हर बार मुझसे पूछते हैं कि आप पहली बार कैसे आप जाने गए कि आप एक म्यूजिक डायरेक्टर है, तो कन्हैया का प्ले है, हर बार बताता हूँ। लोरका का नाटक है उसकी बुल, उसमें मैं मेन रोल भी कर रहा था और गाने कंपोज कर रहा था, और वो सडनली मुझे रातों रात ये हो गया था कि अच्छा कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर आया, अच्छा गाना बनाता है ऐसा करके, तो वो तो मैं हमेशा सुना चुका हूँ। ये गाना भी मैं हमेशा सुनाता हूँ, मस्त कलंदर वाला। लेकिन इस गाने में एक गाना ऐसा था जो मैं बहुत शायद ही किसी प्लेटफॉर्म पर मैंने गाया, एक 2 बार किसी को बताया है, उसकी एक घटना कॉमेडी है, वो गाना सुनाता हूँ और इसी नाटक का एक दूसरा गाना सुनाऊंगा मस्त कलंदर का, और फिर एंड कर सकते हैं। एक गाना था आसिफ अली हैदर खान, हमारे जो बैठने थे अरशद आसिफ जिसको हम जानते हैं, तो एक गाना पर्सियन और उर्दू हिंदी कुछ मिक्स गाना था, जिसका आज मैं भी मीनिंग भूल चुका हूँ बहुत सारा। वो गाना 6 के 6 शो में कभी किसी ने सही नहीं गाया। तो गाने के बोल थे, ये साजन की पूनम कसकत पुकारू, जतन क्या इश्क से गम का निहारू। अब ये गाना बहुत ही खूबसूरत सा गाना मैं सुनाता हूँ, और योगेंद्र चौबे आज भी जब योगेंद्र से बात होती है, आगे बोलता हूँ या उस बैच का कोई भी मिलता है, मैं बोलता हूँ ये साजन क्यों पूनम सुना के दिखा, सही गा के दिखा, सही शब्द आज भी बता दे तो गड़बड़ हो ही जाती है। ठीक है, तो गाना क्या है, यह साजन से पूनम कसकत पुकारी, जतन से गम का विचारी, ये साजन से पूनम। अब जब ये गाना हो 6 के 6 8 को हुए थे, कोरस को ये गाना गाना है, अब सोचो 10 लोग इकट्ठे इस गाने को गाने वाले, 6 लोग, कोई शो ऐसा नहीं हुआ जब किसी न किसी 2 लोगों ने, एक लोगों ने गलती ना की हो, और सारे गाने की ऐसी होती थी, एक दूसरे को देखते थे, क्योंकि एक आवाज खास, मान लो 5 लोग बोल रहे हैं ये साजन की पूनम, और एक आवाज आती है पीछे से, 2 आवाज, ये साजन की पूनम कुटुम, अचानक कुटुम कहां से, तो खूब कुटुम कौन बोल रहा है, तो हर बार वो गड़बड़ होता है, कोई बताता ये पूनम, वो हमारे लिए हम इंतजार करते थे म्यूजिक पे बैठ के आज कौन गलती करेगा, तो हम लोगों ने शर्त लगा दी थी कि जो गलती करेगा ना वो सबको चाय पिलाएगा, ठीक करो। तो ये चीजें होती है। इसी नाटक का गाना है, जब मस्त कलंदर हाँ बहुत लड़ चुका है, जख्मी हो चुका है, और वो पत्र है जो पढ़ा जा रहा है, और इससे पे अपना सुजीत वो रोल करता था, कर्नाटक का जो लड़का है, और वही लेकर वो पढ़ता था और मैं गाता था। और बंसीदा ने ये कहा था कि जब वो पढ़े तो ऐसा लगे कि गाया जा रहा है, कारण जी वाली बात, और जब तुम इधर से गाओ तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम गाना गा रहे हो, उसको कंपनसेट करना, ऐसा लगे कि पत्र बोला गया। तो दोनों चीजें बीच में रखना, सुर में बोलना। तो वो गाना मुझे बहुत प्रिय है, वो कंपोज हुआ था। गुल
ओ मेरी गुल, ओ मेरी दिलरुबा, गुल, ओ मेरी गुल, ओ मेरी दिलरुबा। अब वो पीछे से पढ़ता रहा, गुल, ओ मेरी गुल, ओ मेरी दिलरुबा, दर्द बदन है, गम में दिल डूबा, दर्द बदन है, गम में दिल डूबा, देख जालिम लेके तेरी याद में, देख जालिम लेके तेरी याद में, फिरता लड़ता हूँ मैं बन के यूं अजूबा, फिरता लड़ता हूँ मैं बन के यूं अजूबा, धुन अंधेरे की सुनो, रात के रोशन सितारे, बजती है जो ताज दिल पे, कोई तो वो गीत डाले, लड़ूंगा तब तलक है जब तलक ये जान मेरी, गुल, ओ मेरी गुल, ओ मेरी दिलरुबा, दर्द बदन है, गम में दिल डूबा। दादा बहुत बहुत बढ़िया है ना, मतलब मस्त कलंदर याद आ गया। उसमें उसमें नेहा भी तो एक गाना गाती थी ना, बड़ा अच्छा सा। अरे वो चल गए नदी पे कांटा लगा के बैठे, चल गए नदी पे कांटा लगा के बैठे, मच्छियां आ रही थी मुंह चिढ़ा रही थी, मच्छियां आ रही थी मुंह चिढ़ा रही थी, तो दाना खा खा के जा रही थी, और दाना खा खा के जा रही थी, तो क्या हुआ कि भैया चल गए नदी पे कांटा लगा के बैठे। यार ने बहुत बढ़िया किया था। तो दादा इसको यहीं पे विराम देते हैं। बहुत मजा आया सच में, बहुत मजा आया आपसे बात करके, है ना। हम लोग एक्चुअली गपशप मार रहे थे अच्छे से, और जो लोग देख रहे थे उनको कितना मजा आया हमारी गपशप में, अब तो वही बताएंगे, है ना। लेकिन जी छूट जाती है, रह जाती है, आपको 1.5 घंटे में समझना मुश्किल। आप लोग ये कोशिश कर रहे हो इसी गपशप के माध्यम से जितने लोगों के बारे में जो भी जानकारियां मिल पा रही है, चाहे उनके काम करने का तरीका, उनके विचार, सहमति असहमति दूसरी बात है, लेकिन एक बातचीत तो हो रही है। अपने अपने काम के बारे में लोग बता रहे हैं, तो उनमें क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, जिसको जो समझना है जो लेना है वो लेते रहे। आर्गुमेंट भी चलेगा, मतलब तर्क भी होगा, सब है, लेकिन ये बातचीत की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। नहीं तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि दूसरा क्या अच्छा कर रहा है, आप क्या बुरा कर रहे हैं। आपको अपनी अच्छाई और बुराई जानने के लिए भी दूसरे की बातचीत सुननी पड़ेगी, दूसरे का काम देखना पड़ेगा। आप मंत्रमुग्ध हो गए, शांता सुखा आत्ममुग्ध हो जाएंगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते। तो आप सुनने को भी तैयार रहिए, सुनाने को तैयार रहिए, और साथ में अगर कोई आलोचना मिलती है तो आप उसको सुनिए। उससे 2 काम होंगे, या तो आप उसको सही कर देंगे तो जो सुन रहा है देख रहा है वो रोक कर जाएगा, और अगर आपकी गलती उसने निकाल ली और आपको पता चल गया कि आपने इतने सालों से ये काम गलत कर रखा है, गलत बोल रखा है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे, आप सुधर जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, पाठी का धन्यवाद, तुम्हारा धन्यवाद। अरे दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया हम लोगों को, और आपसे ऐसी बात करने का मौका मिला हम दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत मजा आया, हम दोनों को बहुत मजा आया, है ना। पाखी को भी बहुत मजा आया होगा, मतलब आपके साथ गपशप करके। आप बिल्कुल मत घबराइए, सब सही है। ठीक है